हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट पूरा वन शॉट है ये। इसमें हम पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हम कवर करेंगे। ये वीडियो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें भी आपका चाहे वो आपका पीसीएस हो या यूपीएससी हो या आपका जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या कोई भी और ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आता हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, और बेसिक में हम देखेंगे कि उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, प्रीएम्बल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी डिमांड के बारे में। तो कौन कौन से फीचर्स थे, क्या क्या नाम था, कौन कौन से फेमस नाम आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको 1934 में याद रखना है कि जो आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ये किसने दिया था। ये एम.एन. रॉय ने दिया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में, वेरियस एग्जाम्स में। फिर हम बात करते हैं 1935 में जो क्या हुआ था, आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो होनी चाहिए। फिर 1940 में अगस्त ऑफर आया था, 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया और 1946 में आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसके भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो टोटल जो स्ट्रेंथ थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो थी 389 मेंबर्स थे। उसमें कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। आउट ऑफ दिस 389 मेंबर्स आपके 296 सीट्स जो थी वो एलोकेट कर रखी थी ब्रिटिश इंडिया को, और उसमें भी ब्रिटिश इंडिया जो थी उसमें भी आपकी 2 फर्दर डिविजन्स थी। 292 जो थी वो आपके गवर्नर प्रोविंसेस की थी और 4 जो थे आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की थी। तो ये आपको याद रखना है क्या क्या था कि आपकी टोटल सीट्स कितनी थी, आपको ये याद रखना है। आपकी टोटल सीट्स थी, जो स्ट्रेंथ थी वो थी 389 में से आपकी 296 जो थी ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी, उसमें से 292 आपके जो है 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे उनको दी थी, और 4 जो है 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की थी। तो 93 जो सीट्स थी वो रिमेनिंग वो किसको एलोकेट कर रखी थी? प्रिंसली स्टेट्स को, जो राजा मजवाड़ा वाले सीट्स थे उनको दे रखी थी। इलेक्शन कैसे होता था? इलेक्शन जो था वो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता था। ठीक है, तो ये आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब हम कुछ की डेट्स जो है हमारी जो आ जाती हैं वो भी हमें याद रखनी है। पहली बात कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। जो फर्स्ट मीटिंग जो थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी ऑफ द एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और उसके ओल्डेस्ट मेंबर जो थे वही हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी बने थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। और जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता ही है, और वाइस प्रेसिडेंट आपके एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था और किसने रखा था ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था आपका 13 दिसंबर 1946 को आया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। अडॉप्शन कब हुआ था? ऑब्वियसली आपको चीज़ें याद रखनी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था वो हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था? एनफोर्स्ड हुआ था। तो हमें ये 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है याद रखना है। और हमने आपको इसके पीछे का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था वो हमारा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने इसको एनफोर्स 26 जनवरी को ही 1950 को क्यों किया? इसके पीछे का जो रीज़न है वो है कि आपका जो 26 जनवरी जो था हमारी उसके लिए हमारे जो हिस्टोरिकली जो ये डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस दिन क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था, हमने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज्य की कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। लाहौर आपका जो सेशन हुआ था उसमें हमने फर्स्ट टाइम डिमांड की थी, और हमने डिसाइड कर लिया था 1929 में कि हमारा जब भी हमें जब भी इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम इस पर्टिकुलर डे को हम उसे एज एन इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो बिकॉज ऑफ इस दिन की जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है तो इसलिए हमने इस पर्टिकुलर डे को ही एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो अब इन्फोर्समेंट कब हुई थी आपको क्लियर हो गया ना। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ की बात करें अगर हम, तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी जो है आपकी, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे आपके? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके इनके चेयरमैन थे।
अब नाउ इसके कुछ हम सेलिएंट फीचर्स में याद रखेंगे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंटली जो हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लेंथीएस्ट है, 395 आर्टिकल्स हैं और 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स हैं। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। हमने इसको मोर देन 60 कंट्रीज से जो है इसको हमने बोरो किया है, अलग अलग उनके प्रोविजंस जो है कहीं कहीं से लिए है। सबसे मेजर जो हमने लिया है 1935 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहाँ से लिया है। नेक्स्टली जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर हमें कभी अमेंडमेंट करना चाहे तो हमें अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, इसलिए इसको हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे। लेकिन येस, ऑन द अदर एंड जो ये अमेंडमेंट है इन इट सेल्फ इट्स नॉट दैट ईजी। उसके लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तभी हम उसको हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये दोनों का मिक्सचर है। नाउ द अदर थिंग इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। मतलब क्या है इसका कि हमारा जो सेंटर है वो भी बहुत स्ट्रांग है विद स्टेट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज देयर। ठीक है, सारी मेजर पावर्स आपके सेंटर के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट्स के पास उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि आपका फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पास पार्लियामेंट वाली गवर्नमेंट होती है। हमारा पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, 2 हाउसेस है आपके, लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब क्या, सबसे ऊपर हमारा एक हायरार्की है हमारी, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से आपका पूरी एक हायरार्की चलती है। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास डीपीएसपी है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो 4A में दिए हुए हैं, तो ये सारे हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्युलर स्टेट। हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, हम सारे रिलीजन हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक चीज़ आपको याद रखना है, जो सेक्युलर वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं कि प्रियम्बल में वर्ड ऐड हुआ है, कौन सी अमेंडमेंट से हुआ है, कौन से कुछ वर्ड्स आपको दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि कौन सा वर्ड जो है बाद में ऐड हुआ था। तो इसके ऊपर मेनी ऑफ द एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंटली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है आपका पहले जो हमारी जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी। फिर 1989 का जो आपका अमेंडमेंट, 1989 में जो आपका अमेंडमेंट हुआ, इसको बोलते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1888, उससे इसको रिड्यूस कर जो है 21 से 18 कर दिया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलती है, जैसे इंडियन, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जैसे कि यूएस की अगर मैं बात करूँ तो आपको डुअल सिटीजनशिप मिलती है। मतलब आप एक यूएस के हो और आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की भी सिटीजनशिप मिलती है। तो इंडिया में लेकिन एक ही है, डेट इज सेंट्रल की, आपको इंडिया की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, हमारे पास है कुछ इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे पास 3 टाइप्स की इमरजेंसी है, नेशनल प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके बारे में प्रोविजन दिए हुए हैं। और लास्टली 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आपको इंडिया में ही देखने की मिलेगी, जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड हुई है। पहले हमारे पास 2 टायर थी, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट, लेकिन हमने फिर इसको एक और माइक्रो लेवल पे लाने की कोशिश करी, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने जो वेरियस सोर्सेज हैं हमने कौन कौन सी कंट्री से बोरो किए हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मैं बात करूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहाँ से हमने फेडरल स्कीम ली है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, आपकी इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं वो सारे हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑब्वियसली ब्रिटिश से हमने बहुत कुछ लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारी, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। यूएस में कौन सा है, आप मुझे बताओगे यूएस में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया, हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया, कैबिनेट सिस्टम, आपकी जो रेट्स हैं, आपकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म का मतलब होता है 2 हाउसेज, एक होता है यूनिकैमरलिज्म, एक होता है बायकैमरलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएस से। नाउ मूविंग हेड टू यूएस से हमने क्या लिया, हमारे फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, आपका जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 13, आर्टिकल 26 और आर्टिकल जो है आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 जो है ये आपका जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, आपका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के जो है, और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये हमने सारा यूएस से लिया है। आयरिश मतलब आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी लिए है, और कैसे हम राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेशन कैसे करते हैं और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये प्रोसीजर हमने आयरलैंड से लिया है। फिर हम बात करते हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, हमने लिया कि हाँ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर्स का हमारा ये होना चाहिए, ये हमने लिया है कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता होना चाहिए हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट होती है जो कि आपके स्केड्यूल 7 में दिया गया है। सेंट्रल लिस्ट आपकी, जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, आपकी स्टेट लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, और इसके बाद जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअरी मैटर्स। फिर हम बात करते हैं वेमार, मतलब जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमने लिया कैसे हम सस्पेंड करेंगे फंडामेंटल राइट्स को ड्यूरिंग इमरजेंसी। फिर हम बात करते हैं सोवियत यूनियन, मतलब यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है, मतलब आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये आपका जो प्रेम्बल में है ये हमने यहाँ से लिया है। फ्रेंच से हमने लिया है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, ये सारा जो है हमने फ्रेंच से लिया। और साउथ अफ्रीका से हमने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम कैसे आर्टिकल 368 के अंदर हम कैसे अमेंडमेंट करेंगे, वो सारा का सारा जो प्रोविजन है हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। और जापानीज से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नाउ अब हम बात करते हैं, हम थोड़ी सी हम स्पीड पे रखेंगे क्योंकि हमें क्विक रिवीजन हमें पूरा का पूरा करना है, तो थोड़ा सा स्पीड हमारी रहेगी। अब हम बात करते हैं प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमने प्रिएम्बल में, आप ये पूरा का पूरा प्रिएम्बल आपको इसकी मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगी, ये आप पढ़ लेना। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ, इसमें आपको क्या रखना है कि जो हमारा जो प्रिएम्बल में जो ये वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स पे ध्यान रखो। आपको जो क्वेश्चन जो आता है ना, एक तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कौन सी डे को अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर को, ठीक है, 1949 में हुआ था। कौन कौन से वर्ड जो है वो बाद में ऐड हुए थे, आपको ये याद रखना है, और कौन सी अमेंडमेंट्स हुए थे। इनका जो मीनिंग है अभी हमारे लिए कुछ ऐसा वो रेलिवेंट नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन नहीं आता। मेन जो क्वेश्चन आता है आपका कि ये कौन सा वर्ड कब ऐड हुआ था। सबसे पहले आपको याद रखना है सोशलिस्ट जो है आपका 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ, आपका सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ, और इसके अलावा एक और वर्ड होता है इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी आई गेस इसमें इफ आई थिंक आई हैव फॉरगॉट इट। तो इसमें आप याद रखना है 3 वर्ड, इंटीग्रिटी, और इसमें आप याद रखना ना इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड आपके जो है बाद में ऐड हुए थे, सोशली, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है आपके बाद में लेटर ऑन ऐड हुए थे, ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिएम्बल के बारे में। प्रिएम्बल में जो है इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में बोला गया था, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आ जाता है। प्रिएम्बल जो है बैरी यूनियन वाला जो केस हुआ 1960 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिएम्बल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर लेटर ऑन केशवानंदन भारती केस में बोला कि हाँ, प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसको ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और उसके बाद ही हमने जो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया 3 वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आपका सोशली, सेक्युलर और इंटीग्रेटिव वर्ड्स जो है आपका ऐड हुआ। अब नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको अगर डिटेल में उसको बहुत पढ़ना है तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, हमारे पहले इनिशियली जो थे हमारे पास 8 स्केड्यूल्स थे, लेकिन उसके बाद जो है हमने अमेंडमेंट करके हमने इसको 12 स्केड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। जो फर्स्ट स्केड्यूल बात करता है वो बात करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जो कि रिलेटेड है आर्टिकल 1 और 4 से। इसमें बात करते हैं जितनी भी आपकी स्टेट लिस्ट है उनके नाम्स वगैरह उन सबके रिगार्डिंग ये बात करता है। नेक्स्ट बात करता है आपकी सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो इसमें जो सैलरी अलाउंसेस किसकी बात करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लोकसभा, और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात करता है। उसके अलावा जो है आपके जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और आपका कैग, इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में ये बात करता है। थर्ड शेड्यूल बात करता है फॉर्म एंड ओथ के बारे में। किसकी फॉर्म एंड ओथ, मतलब शपथ किसकी, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की, आपके कैग की, आपके स्टेट के जो मिनिस्टर्स है और आपका स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनकी, ठीक है। तो इन सब की बात करता है आपका शेड्यूल 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो सीट्स का जो एलोकेशन होता है वो किसके बिहाफ पे होता है, आपका पॉपुलेशन के बिहाफ पे होता है। तो ये आपका शेड्यूल 4 बात करता है। तो शेड्यूल 5 क्या बात करता है, शेड्यूल 5 बात करता है कि आपका जितने भी शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज हैं उनका कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। लेकिन उसमें हम कुछ चीज़ों को हम छोड़ देंगे, कौन से 4 स्टेट्स को छोड़ देंगे, AMTM से हम रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके अलावा जो है उनको हम इसमें रखते हैं। और 6 शेड्यूल बात करता है ट्राइबल एरिया के बारे में, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनका जो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में ये बात करता है, ट्राइबल एरिया के बारे में। और ये बात करता है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। फिर हम बात करते हैं 7 शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। इसमें आपकी 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, ठीक है।
इनके लिस्ट में कि कौन सा डिपेंड पे, कौन से मैटर पे कौन लिस्ट जो है आपका लॉ बनाएगा। यूनियन लिस्ट पर आपका यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट पे दोनों ही बना सकते हैं। और इन केस किसी का कॉन्करेंट लिस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। उसके अलावा अगर कोई मैटर छूट जाता है तो उसके अलावा वो आता है रेसिडरी सब्जेक्ट्स में, और रेसिडरी सब्जेक्ट्स जो इसको हम बोलते हैं, उस पर जो लॉ बनाने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो किसका है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। नाउ मूविंग एट टू 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल बात करता है लैंग्वेज में। इनिशियली हमारी 14 लैंग्वेजेस थी और लेटर ऑन वो कितनी हो गई, 22 हो गई। तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस है वो मैं आपको सारा प्रोवाइड करा दिया मैंने PDF में। तो आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमारे जो है शेड्यूल 8 में आती है। वो 22 लैंग्वेजेस के नाम आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th के। 9th शेड्यूल बात करता है एक्ट एंड रेगुलेशन के बारे में। एक्ट एंड रेगुलेशन में मतलब ये आपका इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, लेटर ऑन अमेंडमेंट के बाद ये आपका पार्ट बना है, ठीक है। आपका कौन से अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ, ये आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से ऐड हुआ। 10th बात करते हैं 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब आपका दल बदलू कानून, इसको बोलते हैं हम दल बदलू कानून भी, क्योंकि जब बहुत बार ऐसा होता है कि एक पार्टी से एक नेता एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी का बन जाता है, दूसरी छोड़ के तीसरी का बन जाता है, तीसरी छोड़ के पहली का बनता है। तो ये जो इससे क्या होता है, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये जो है कानून ले गए थे, ये शेड्यूल। इसका पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर भी है जो कि आर्टिकल, इस पे जो प्रोविजन जो इसमें अफेक्ट होते हैं वो आपका 102 एंड आर्टिकल 191 जो है इससे रिलेटेड है। तो ये कब कौन से उससे ऐड हुआ, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। ये आपका जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से ये ऐड हुआ था। फिर हम बात करते हैं 11th और 12th, जो कि आपका याद रखना है आपको PM के नाम से, पहले P आएगा पंचायती राज, फिर म्यूनसिपैलिटी आएगा, इसको आपसे याद रखना है। तो ये म्यूनसिपैलिटी का आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स आपके पंचायत में आते हैं और म्यूनसिपैलिटी में 18 आते हैं। ये दोनों 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से ऐड हुआ है। तो दीज आर द आपके स्केड्यूल्स, आपको इनको सबको याद रखना है ऑर्डर वाइज ही। नाउ मूविंग है सबसे, अब हमारा एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। ये तो सिर्फ बेसिक्स था। तो नाउ अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, हम पेज पे चलेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 की मैं बात करूं जो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 1 जो बात करता है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ यूनियन। इसमें सबसे पहला आपको इंडिया, डेट इज भारत, इंडिया को हम भारत भी बोलते हैं, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और इसमें जो है आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कोई भी स्टेट के पास राइट नहीं है वो इससे एक्सीड कर सके, इससे बाहर जा सके या सेपरेट हो सके, ठीक है। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज की टेरिटरीज हैं, जो कि टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स है, आपकी यूनियन टेरिटरीज है, और टेरिटरीज जो इंडिया जो है एक्वायर कर सकता है किसी भी टाइम पर। नाउ मूविंग इट टू द नेक्स्ट वन, आर्टिकल 2 जो बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। हम जो है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स में हम कोई भी जो है न्यू स्टेट्स को हम एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि हमने सिक्किम को बाद में लिया, ठीक है। सिक्किम वॉज अडॉप्टेड लेटर ऑन, ठीक है। तो आपका ये हो गया। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन। हमने एग्जिस्टिंग, ये है न्यू स्टेट के, आर्टिकल 2 बात करता है न्यू स्टेट हम एक्वायर कर लिया, हमने कोई सपोज हमने कल को किसी और स्टेट को एक्वायर कर लिया, किसी और टेरिटरी को, तो हमने उसको न्यू स्टेट को इंडिया में लेके आ रहे हैं। और आर्टिकल 3 बात करता है कि हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको तोड़ के हमने 2-3 बना दिया, जैसे कि आपका तेलंगाना बनी है, ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स जो है तोड़ टूट के बनती हैं, जैसे आपकी महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही था, उसको बनाया है, ठीक है। इस टाइप से, जैसे आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, इस टाइप से आप उनकी बाउंड्रीज को, आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना, तो इस टाइप से आपकी बाउंड्रीज को जो है चेंजेस करके आपने जो बनाते हो वो आर्टिकल 3 के अंदर होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है। इसके लिए आपको पार्लियामेंट में जब भी आप ऐसे कोई भी स्टेट्स का नाम चेंज करना है या फिर उनका बाउंड्री चेंज करनी है या उनमें से तो कुछ तोड़ के बनाना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में एक प्रॉपर एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। किसी का एरिया इंक्रीज या डिमिनिश करना है किसी भी स्टेट का, तो प्रॉपर एक बिल होता है, और वो बिल जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, आइदर हाउस में, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन। तो इसमें क्या होगा, अगर आपसे पूछे कि किसी स्टेट का अगर आपको कोई एरिया डिमिनिश करना है, इंक्रीज करना है, नाम चेंज करना है या वट एवर जो भी है, तो इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लगेगी। वो पर्टिकुलर बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, आइदर इन लोकसभा और आइदर इन राज्यसभा, ठीक है। किसी भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। एंड फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट वो पर्टिकुलर बिल जो है उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर में वो बिल भेजेगा, ठीक है। लेकिन
प्रेजेंट उस जो है वो उसका जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी उसके ऊपर जो व्यू होगा वो बाइंडिंग नहीं होता। जो उनको डिसीजन लेना है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए ही वहाँ भेजते हैं, जो भी उनको डिसीजन लेना होता है वो वही लेते हैं। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू जो है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए देखा जाएगा, लेकिन उसका व्यू की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मान जाती है। ठीक है, लिखा हो ना, हाउ द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ मूविंग टू द आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बात करते हैं? आर्टिकल 4 बोलता है जो भी हमने अमेंडमेंट करी, नए स्टेट्स को इंडिया में लेकर आए, किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करी, नाम चेंज किया, 2 बनाई 3 बनाई, इसको हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे और ये सारा का सारा जो काम होगा वो एक सिंपल मेजॉरिटी से होगा। ठीक है, तो जो भी आपने अमेंडमेंट या फिर एडमिशन किया या डिक्लेयर किया वो सारा जो है एक सिंपल मेजॉरिटी से होगा एंड डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, नाउ बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, कैसे कैसे एवोल्यूशन हुई। सबसे पहले धार कमीशन आता है आपका 1948 में, जिसमें आपका लिंग्विस्टिक बिहाफ पे आपका बहुत सारे चल रहे थे कि हम स्टेट्स को कैसे हम बनाएं, कैसे उनको उनके अंदर एक चीज़ों को मतलब एक यूनिटी लेकर आए। तो बहुत सारी कमीशंस आए थे जिसमें धार कमीशन इज़ वन ऑफ देम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धार कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, 1948 में आया था। फिर हम बात करते हैं जेपीजी कमेटी जो आई थी, वो आई थी JPV कमेटी आई थी, इसने भी रिजेक्ट कर दिया था लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। फिर हम बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, इन्होंने इस पर्टिकुलर बिहाफ पर ही आपके जो है 14 स्टेट और 6 यूटीज बनी थी। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है कि कौन सी स्टेट कब बनी थी। तो मैनी ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में या प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कौन सी स्टेट कब बनी थी, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते थे। हरियाणा में एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कि आपको इन सारे 4 स्टेट्स आपको दे दी कि इनको और आपको ऑर्गेनाइज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कि कौन सी स्टेट कब बनी थी। तो आपको ये इसलिए याद रखना होगा। जैसे असम जो है आपकी 1950 में बनी, उड़ीसा 1950 में, मध्य प्रदेश 1956, केरला 1956, तमिलनाडु 1956, महाराष्ट्र आपकी 1960 और गुजरात, क्योंकि दोनों एक ही स्टेट से, महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट का पार्ट था, तो 1960 में बनी। नेक्स्ट बात करते हैं हम नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, पंजाब, हरियाणा और पंजाब पहले एक थे तो 1966 से आपका फिर हिमाचल आया 1971, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये तीनों आपकी 1972 में, सिक्किम आपकी 1975 में, फिर आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये तीनों आपकी 1987 में इनको ग्रांट किया था स्टेटहुड का स्टेटस। ठीक है, पहले ये इनको स्टेटहुड का स्टेटस नहीं दिया गया था। फिर आपकी जो छत्तीसगढ़ आपकी और उत्तराखंड ये आपकी जो है 2000 में बनी। छत्तीसगढ़ आपका बाइफरकेट हुआ था मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से। फिर आपका झारखंड बना बिहार से 2000 में ही और तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं अपना सेकंड चैप्टर जो कि बात करता है सिटीजनशिप के ऊपर। सिटीजनशिप के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आपकी इसमें बात करता है। इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, और इसमें हमें जो है जो हम इसमें जो आर्टिकल 5 बोलते हैं कि जो भी हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, मतलब अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ था उस टाइम से हमें वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 6 और 7 बात करता है कि जो भी पर्सन जो है माइग्रेट किए हैं इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस फिर वैसा वैसा हो गया कि बहुत से लोग जो थे, क्या हुआ, पहले इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया में आए, इंडिया से वापस पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर इंडिया आए। तो इस टाइप का जो माइग्रेशन था उसी के रिगार्डिंग डील करता है आपका आर्टिकल 6 और 7। और आर्टिकल 8 बात करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की जो कि आउटसाइड इंडिया रहते हैं। अब जो भी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो लॉ बनाने का जो राइट है ना वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है, मतलब पार्लियामेंट ही उसके ऊपर लॉ बनाती है और यही कहता है आपका आर्टिकल 11। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो है आपके लॉ बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ आपके सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में बात करते हैं कि हम इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो कैसे एक्वायर कर सकते हैं। हमारे पास 5 तरीके के मेथड है, हम 5 तरीके से सिटीजनशिप कर सकते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नोटिफाइड डेट और बाय नेचुरलाइजेशन। हमारे पास ये 5 तरीके के मेथड है जिससे हम इंडिया में सिटीजनशिप प्रोवाइड करा सकते हैं। पहला है बाय बर्थ के बारे में बात करते हैं। बाय बर्थ का मतलब है कि आपके दोनों पेरेंट्स, पहले तो होता था कि कोई आइदर ऑफ द पेरेंट्स, फिर हो गया फादर के बारे में, फिर अब नाउ जो प्रोविजन है वो ये कहते हैं कि आपके बोथ ऑफ द पेरेंट्स शुड बी इंडियन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तभी आपको बोला जाएगा कि आप इंडियन हो बाय बर्थ। फिर हम बात करते हैं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब होता है कि
कोई भी ऐसा पर्सन जिसका जो है जो बॉर्न हुआ है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है, ठीक है, आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है, लेकिन इनिशियली क्या था कि उसके फादर जो है, जब उसका आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ है, उसके फादर जो है इंडियन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है। लेटर ऑन फिर अमेंडमेंट कर दी कि आइदर ऑफ द पेरेंट चलेगा, तो उसको फिर उसके बाद इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं बाय डिसेंट, ठीक है। फिर हम बोलते हैं बाय रजिस्ट्रेशन कि आप बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में आ गए हैं, इंडिया के किसी उससे शादी कर ली, जिसको बोलते हैं पीआर मिलना, ठीक है। तो आपको अगर आपने कोई फॉरेन आया और इंडिया में किसी से शादी कर ली तो वो अप्लाई कर सकते हैं इंडिया सिटीजनशिप के लिए। फिर हम बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज इम्पॉर्टेंट आई लेट यू नो, क्योंकि इसमें प्रोविजन होता है इंडिया में क्या है कि अगर आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने हैं तो यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, बट उसमें एक चीज़ लिखा हो बाय आइदर बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइज्ड होना चाहिए। तो नेचुरलाइजेशन का जो प्रोविजन है, लेकिन यूएस में एक चीज़ लिखी हुई है, यू शुड बी of a nation, citizen of that particular nation, मतलब you should be an US citizen only by birth, by naturalization का क्राइटेरिया वहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। तो इंडिया में अलाउड है दोनों ही चीज़ें, आइदर बाय बर्थ और आइदर बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन के लिए आपको अगर चाहिए तो कैसे आप करो, सबसे पहले तो जिस भी कंट्री के आप हो नागरिक, तो वहाँ पर भी ये सिस्टम होना चाहिए, मतलब रेसिप्रोकेशन इज देयर, ठीक है। उसके अलावा आपको गुड करेक्टर होना चाहिए, आपको जो हमारे शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस हैं वो बोलनी पढ़नी लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। आपको पर्टिकुलर टाइम तक आपको इंडिया में 14 ईयर्स तक जो है आपका 12 ईयर्स तक आपको इंडिया में एटलीस्ट आपको आना जाना होना चाहिए आपका, मतलब एटलीस्ट आउट ऑफ 11 ईयर्स तक आप, अगर हम सारे टाइम काउंट करें 11 ईयर्स तक आपको इंडिया में आपका होना चाहिए। और जो लास्ट का 12 मंथ जब आप नेचुरलाइजेशन का लिए अलाउड करोगे तो उस टाइम पे आप किसी भी उसमें पूरा इंडिया में होना चाहिए। और सेकेंडली आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में आइदर पार्ट टाइम और या फुल टाइम काम करने होना चाहिए, तभी आप बाय नेचुरलाइजेशन जो है अप्लाई कर सकते हो। और आप कोई भी एलियन जो भी एनिमी कंट्री से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कोई भी आपने टेरिटरी एक्वायर कर ली तो तब भी आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। सपोज कल को हमने पाकिस्तान को एक्वायर कर लिया तो हम इंडिया के सिटीजन वो भी सारे क्या बन जाएंगे, इंडियन, बाय डेट पर्टिकुलर डेट, उस पर्टिकुलर डेट से, ठीक है। तो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हम कैसे लूज कर सकते हैं। ये तो सब बात थी एक्वायर कि हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कैसे लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 3 मेथड होते हैं, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिवेशन। बाय रिनंसिएशन का मतलब कि आपने खुद ही वॉलंटरली अपनी जो सिटीजनशिप है वो छोड़ दी कि नहीं अब मुझे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। फिर टर्मिनेशन की, अगर आपने कहीं और की सिटीजनशिप वॉलंटरी एक्वायर कर ली तो आपकी इंडिया की जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बाय डेप्रिवेशन मतलब अगर आपने फ्रॉड से झूठ बोलकर इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करी थी तो जैसे सब कुछ सामने आएगा तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो आपसे वापस छीन ली जाएगी, ठीक है। तो ये सारे, और अब हम बात करते हैं ओवरसीज सिटीजन के बारे में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं, ओसीआई बोलते हैं जिसे हम, ओसीआई कार्ड होल्डर्स, उनको जो है फुल इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती है। उनको सिर्फ क्या बेनिफिट मिलता है, उनके पास मल्टीपर्पज़ वीज़ा होता है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है, और उनको जो है एग्जाम्पशन मिल जाती है पुलिस रिपोर्टिंग वगैरह से। और लेकिन उनको जो भी पॉलिटिकल राइट्स वगैरह जैसे कि वोटिंग देने का, ये सारे राइट्स जो है उनको प्रोवाइड नहीं होते हैं। अब ये जो आपकी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जो है 2005 का जो आया था, उससे जो है ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। और जो PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कार्ड स्कीम है वो मर्ज कर दी गई है OCI स्कीम से 2015 में। ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक था इसलिए। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, तो इसको हम बहुत डिटेल में लास्ट में एक बार दोबारा देखेंगे। अभी मैं इसका एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। जो फंडामेंटल राइट्स जो है आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात कर है, ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। और ये जो पर्टिकुलर राइट्स है गारंटी होते हैं टू ऑल सिटीजन्स को, ठीक है। ऑल सिटीजन्स को होता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, जो कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को ही मिलते हैं, सारे जो पर्सन्स हैं उनको नहीं मिलते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। और ये जो है आपके इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट होते हैं, ठीक है। जो इसको कहाँ से हमने लिया, US से, ठीक है। जुडिशली इन्फोर्सेबल है बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। एब्सोल्यूट इन नेचर का मतलब क्या होता है कि आपको सपोज मैंने बोला राइट टू इक्वालिटी है, बट उसमें मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर कि आपको इनको प्रिविलेज मिलेगी, इनको प्रिविलेज मिलेगी। आपको बात कर रहे हैं कि आपको सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब में, लेकिन उसमें भी आपने बहुत सारे लोगों को लिए OBC है, SC ST है, वीकर सेक्शन है, वुमेन्स है, उन सब के लिए आपने सीट्स रिजर्व कर रखे। तो बिकॉज जो इसलिए बोलते हैं जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है दे
आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इनको हम कभी भी, लेकिन हाँ, इनको हम कभी भी कर्टेल नहीं कर सकते, रिपील कर सकते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, एंड बट नॉट बाय ऑर्डिनरी लॉ। अगर आपको कोई भी, जैसे आपको आर्टिकल 31 की बात करूँ, आर्टिकल 31 आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उसको रिपील कर दिया, तो अब वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन में क्या है कि आपके, सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन में क्या है, आपके जितने भी जो फंडामेंटल राइट है ना, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो है, आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट टू में कौन सा, आपका आर्टिकल 20 और 21 में जो है, आर्टिकल 20 और 21 में जो है आपकी, आर्टिकल 20 बात करता है 3 तरह के आपको उसमें आपको मिलती है प्रोविजन, जैसे कि आपका नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो डबल जेओपार्डी। तो ये आपका आर्टिकल 20 बात करता है इसके बारे में, और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो ये जो आपके 2 आर्टिकल है, ये कभी भी आपके जो है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी भी आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपके आर्टिकल 12 एंड 13 के बारे में। आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट के बारे में, कि स्टेट होता क्या है, क्योंकि जितने भी आपके जो फंडामेंटल राइट है ना, ये आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ कि ये मुकेश ने या अनीता ने या पिता ने किसी ने भी आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट कर दिया तो आप इसके अगेंस्ट केस कर दो। नो, जो फंडामेंटल राइट जो है, आप किसी भी, अगर आपको कोई राइट वॉलेट हुआ है तो आप उसके लिए अगर केस करोगे तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट होना चाहिए, आप स्टेट के खिलाफ ही केस कर सकते हो। मतलब अब इसके लिए क्यों आपको लेकिन पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ जो है स्टेट की डेफिनेशन के प्रीव्यू के अंडर आती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ क्या आते हैं, गवर्नमेंट आती है, पार्लियामेंट आती है, आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ आती है, ठीक है, आपकी पंचायत आती है, आपकी स्टेट लेजिस्लेचर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जैसे LIC, ONGC, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसके ऊपर ना ये सारी जो चीज़ें थी, धीरे धीरे आपके बहुत सारे केस लॉज से डिराइव हुई थी। तो बहुत सारे केस लॉज के ऊपर, अगर वो तो अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है, बट येस, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं पूरे फंडामेंटल के ऊपर 2 से 3 घंटे की पूरी एक वीडियो बन सकती है। इसके ऊपर सारे केस लॉज है मेरे पास। तो वो सारे केस लॉज से कैसे कैसे हमने कौन कौन सी चीज़ों को स्टेट के अंडर लेकर आया, कि आपके जो पेट्रोल पंप है वो भी स्टेट के अंदर बोल दिया, आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके कॉलेजेस वो सब स्टेट बोल दिया, आपके बहुत सारे PSUs वो सब स्टेट के अंडर आ गए, तो आप उनके खिलाफ आप केस कर सकते हो। लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो स्टेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 12 डिफाइन करता है कि स्टेट होता क्या है। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 जो बात करता है वो बात करता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। इसमें हमारी बहुत सारी डॉक्ट्राइन आती है, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स हो गया, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी हो गया। अब इसमें क्या है कि आपके जो ऐसे कुछ लॉज जो हो गए, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी आपका ऐसा कुछ बाय लॉज हो गए, तो ऐसा कोई भी पार्ट जो है जो किसी फंडामेंटल राइट से जो है इनकंसिस्टेंट है, मतलब उस पर्टिकुलर लॉ की वजह से आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर लॉ पे क्या करेंगे, उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगा देंगे और उसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि हाँ वो चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा जो लॉ है वो खुद ही इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जो भी लॉ फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे वो जो है पर्टिकुलर जो चीज़ है वो वॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोला है। अब ना हम बात करते हैं हम 6 फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टीज में जा चुका है। कौन से अमेंडमेंट से जा चुका है ये याद रखना चाहिए, 44th अमेंडमेंट से गया था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। तो आपके जो 6 राइट है वो कौन से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम टू रिलीजन, आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अब सबसे हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 जो बात करता है वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक आपका नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि यूके से आया है, और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है आपका एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि आपका USA से आया है। ऐसा क्यों, इसके लिए जो आपको याद रखना है ये बात कि जो आपका अगर हम बात करें जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसमें जो क्या है कि आपको कुछ जो है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है। पहली बात तो कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं बनेगी, सबको जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक जैसा देखा जाएगा। कोई भी पर्सन जो गरीब है, अमीर है, उसको लॉ से अबव नहीं है, ठीक है।
तो ये बोलते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, तो वो बोलता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। मतलब अगर एक 4 साल का बच्चा जो है उसको एक प्लेट खाना, एक रोटी खानी है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि उसको आप कंपेयर करोगे 4 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे से, या फिर एक 4 साल के छोटे बच्चे को आप एक अडल्ट से। तो मतलब उनके लिए अलग अलग प्रोविजंस होने चाहिए। ये नहीं कि अगर सपोज कि एक 10 साल के बच्चे ने कोई गलती से कोई मर्डर हो गया और एक 20 साल के बच्चे ने मर्डर कर दिया, तो उन दोनों को हम सेम तराजू में नहीं तोल सकते। तो उन दोनों के लिए अलग अलग लॉ होने चाहिए। तो इस तरह से तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अगर कोई एक मेंटली इल बच्चा है या कोई एक मेंटली अनस्टेबल इंसान है, उसने कोई क्राइम कर दिया, और एक नॉर्मल क्राइम ने जो इंसान ने क्राइम कर दिया, तो उन दोनों को हम अलग अलग सर्कमस्टांसेस में ही उनको डील करेंगे। तो दोनों के लिए सजा जो होगी वो सेम नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात करता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। तो ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है इसके रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ऑन सर्टेन ग्राउंड्स ओनली। वो सर्टेन ग्राउंड्स कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन पर्टिकुलर ग्राउंड पे आप किसी को भी जो है, ओनली वर्ड लगाया हुआ है, ओनली। ठीक है, इनके अलावा अगर इसके अलावा कोई और आपको मिलते तो आप इस पर यू कैन, लेकिन इन ग्राउंड्स पे जो है आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिला हुआ है? ये पर्टिकुलर ग्राउंड आपका सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को, जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। वो बात करते हैं अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक। ये भी सिर्फ किसके पास है? इंडियन सिटीजनशिप के पास है। ये किसी भी अगर फॉरेन पर्सन का कोई भी आता है, उनके पास ये राइट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का राइट। और इसमें भी आप, ये एब्सोल्यूट नेचर नहीं है, उसमें भी आपको बहुत सारे लोगों को SC ST OBCs वगैरह उन सबको जो है अलग से आपको रिजर्वेशन देनी पड़ती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एबॉलिशन ऑफ टचेबिलिटी। ये सबके लिए है, एप्लीकेबल है, एलियंस के लिए भी और इंडियन के लिए भी। एलियन का मतलब होता है कि जो कि फॉरेन कंट्रीज के होते हैं। एलियन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनिमी कंट्री और एक होता है फ्रेंडली कंट्री। ठीक है, तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी आप किसी को भी नहीं करोगे। अगर किसी को आप अनटचेबिलिटी करते हो तो इवन आपकी जो इलेक्शन की जो सीट है वो भी आपको रद्द कर सकते हैं। किसी को भी आप अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 बोलते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। आपको सिर्फ एकेडमिक टाइटल्स लगाने की परमिशन है। आप जैसे पहले के टाइम पे राजा, महाराजा, महारानी, ये सारे वर्ड्स जो टाइटल्स से यूज़ करते थे, तो अब ये टाइटल्स आप यूज़ अब नहीं कर सकते हो, दे आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लेकिन एकेडमिक टाइटल्स आप कर सकते हो। अगर आपको इसके अलावा कोई टाइटल आपको लगाना है तो उसके लिए आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। नाउ मूविंग एट टू नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक बात करता है। अब इस पर्टिकुलर में आपका 6 पर्टिकुलर राइट्स हैं। इन 6 पर्टिकुलर राइट्स में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपका राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। आप असेंबली, आप फ्रीडम, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लिख कर, पेंटिंग करके, ड्राइंग करके, लेकिन आप उससे ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे आपकी कंट्री की उसको आप हार्म कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। फिर हम बात करते हैं असेंबली। आप पीसफुली आप विदाउट आर्म्स प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप अपनी एसोसिएशन वगैरह फॉर्म कर सकते हो। आप इंडिया में कहीं भी फ्रीली जो है मूव कर सकते हो इंडिया के अंदर। ठीक है, आप कहीं भी अपना घर बना सकते हो इंडिया में, किसी भी स्टेट में आप जा सकते हो। यू हैव फ्रीडम ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो आपको दी हुई है प्रोहिबिशन, वो प्रोहिबिशन क्या है? बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे कि जो सेक्सुअल वर्कर्स होते हैं या फिर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, वो उनको ऐसे अलाउड नहीं है। प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन अपना कैरी कर सकते हो। ठीक है, नौ बात करते हैं आर्टिकल 20, जो कि मैंने कहा था कि ड्यूरिंग एमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। इसमें 3 चीज़ों की बात करी है, नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, नो डबल जेओपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रोहिबिशन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नो एक्सपोज फैक्टो लॉ ये सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है कि आप कोई भी जो है पोस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, ये बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं नो डबल जेओपार्डी, मतलब एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप अपने खिलाफ आपको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 बात करते हैं लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, कि आपको जिनको आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपके सारे जितने भी जो छोटे मोटे राइट्स होते हैं सब कुछ आर्टिकल 21 के अंडर ही आ जाते हैं। कि आपको राइट टू लाइफ है, आपको क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, एजुकेशन है, सब ये सारी चीज़ें आपकी इसी के अंदर आ जाती है। बहुत सारे राइट्स इसमें मैंशनड है। ठीक है, फिर आर्टिकल 21A जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन। ये कहाँ से ऐड हुआ? आपका 88th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से ये ऐड हुआ था, जो कि बोलता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस। ठीक है, एज 6 से लेके 14 ईयर्स तक।
ये याद रखना। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में, जो बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है किससे? आपको अरेस्ट एंड डिटेंशन से। आपको राइट टू इन्फॉर्म अराउंड द ग्राउंड्स, कौन कौन से ग्राउंड्स पे आप अरेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अब आपको लॉयर की आपको आपकी चॉइस का लॉयर प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारे जो है आपका आर्टिकल 22 बात करता है। फिर हम आर्टिकल 23 के बारे में बात करते हैं, कि जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर के बारे में। आर्टिकल 24 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, या फिर कोई भी हैजार्डियस उसमें काम नहीं कर सकता एम्प्लॉयमेंट में। फिर हम बात करते हैं राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके पास है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। ठीक है, आप कोई भी आपका जो रिलीजन है उसको आप कंसाइज, फ्री प्रोफेशन और उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हो। ठीक है, 27 बात करता है आप पैसे की बात करते हैं, कि आपको जो टैक्स का पैसा है ना, फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आप किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन पे नहीं लगा सकते हो, आप सारे रीजन पे इक्वली लगाओगे। 28 बात करता है कि आपको स्कूल कॉलेजेस में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको फॉलो करने के लिए नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट उसमें कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि कौन सा गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड है, या कॉलेज है, इंस्टीट्यूशंस है उस सब पे, या प्राइवेट है, तो उस सब पे चीज़ों में आपको बात करता है उसी के लिए, कि आप कौन से स्कूल में आपको अलाउड है या नहीं अलाउड है, कौन से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट से आपको क्या प्रोवाइड हेल्प मिल रही है, तो उसके रिगार्डिंग कि आप जो है फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। नाउ मूविंग इट टू द नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 29 एंड 30, कि आपके जितने भी जो माइनॉरिटीज़ होती है उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, कि आपकी जो माइनॉरिटीज़ होती है दो होती हैं, एक होती है आपकी रिलीजन के बिहाफ पे, और एक होता है आपके लैंग्वेज के बिहाफ पे। तो ये आर्टिकल 20 जो बात करता है आपके प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, कि जो जिसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, यह बात करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में। और जो आपका आर्टिकल 30 है वो दोनों माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर बात करता है, कि वो लोग जो है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बना सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 29 कौन सी माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं? वो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बिहाफ पे, और आर्टिकल 30 जो है बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटी के बारे में बात करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका आर्टिकल 32, जो कि बात करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आपके पास 5 तरह की रिट्स होती हैं, ठीक है, जो इनको इस पर्टिकुलर चीज़ को आपका हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और किसने बोला? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था। ठीक है, अब जो रिट्स की मैं बात करूँ आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 32 के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट के पास, और आर्टिकल 226 के में आपकी हाई कोर्ट के पास, दोनों के पास ही रिट्स के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही जगह रिट लगा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है उसकी जो रिट है और जो हाई कोर्ट की रिट है वो कैसे अलग होती है? वैसे रिट सारी सेम होती है, लेकिन किसी चीज़ में कुछ जो पावर्स होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा होती है, और किसी किसी चीज़ में जो है हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स होती है। तो लेट्स पहले हम देखते हैं कि 5 तरह की रिट्स कौन सी है। सबसे पहले आपका हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का मतलब तो टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब आप किसी को भी इलीगली आप डिटेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, आप इलीगली किसी को डिटेन नहीं कर सकते हो। मैंडेमिस का मतलब है वही कमांड, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि आपको कमांड देना पड़ेगा कि हाँ दिस इज योर वर्क एंड यू हैव टू डू दिस, यू कांट रिफ्यूज टू डू दिस, आप इसे करने से मना नहीं कर सकते हो। प्रोहिबिशन का मतलब है आप स्टॉप कर रहे हो कि आप रुक जाओ, आपके पास इसको करने की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा बाहर काम कर रहे हो, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर पैर फैला रहे हो, तो आप उसको रोक रहे हो। सर्चियोरारी, सर्चियोरारी का मतलब टू बी सर्टिफाइड, आपको आप सर्टिफाई कर रहे हो कि हाँ भाई ये केस जो है मुझे आप ट्रांसफर कर दो। ये जो प्रोहिबिशन और सर्चियोरारी जो है ये क्वासी जुडिशियल है, मतलब ये आप जो है जैसे आपकी लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, इन सब में भी आपकी ये एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूरोंटो के बारे में। क्यूरोंटो बाय वर्ड अथॉरिटी, यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस बट यू आर नॉट हैविंग अ डिग्री, आपके पास आपने क्वालिफाई ही नहीं किया यूपीएससी की पोस्ट, आपने एक जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन आप ये आगे एक जज साहब की चेयर पे बैठ गए हो, तो बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, तो आप कैसे उस पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हो? आपके पास तो वो लीगल चीज़ें हैं ही नहीं, आपके पास तो आप होल्ड ही नहीं करते हो, आपने एम्प्लॉयमेंट का जो पेपर एग्जाम जो है पास ही नहीं किया, आपने जुडिशरी का एग्जाम पास ही नहीं किया, तो आप कैसे यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस? तो क्यूरोंटो मतलब ये। तो अब हम आपके 5 रिट्स होगी। अब हम बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी बात करते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो जैसे फंडामेंटल राइट्स जो थे आपके वो आपके जुडिशली एनफोर्सेबल थे, लेकिन जो आपका डीपीएसपी है वो आपको जुडिशली एनफोर्सेबल नहीं है। और ये हमने कहाँ से लिए थे? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। ठीक है, ये इसमें आर्टिकल 36 से वहाँ पे हमने पढ़ा था 12 में। आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट के बारे में, यहाँ पे बात करता है आर्टिकल 36 स्टेट के बारे में। ठीक है,
तो सारे के सारे हम डीपीएसपी अब देखते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन हमने 3 टाइप से करी है। सोशलिस्ट, सबसे पहले आपकी 3 तरह की, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे। तो सबसे पहले जो डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, तो बेसिकली ये बनाए क्यों गए हैं, ये भी जुडिशरी इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब कि इनको इसलिए बनाया गया ताकि स्टेट्स जो है इनको फॉलो करे और इसे अच्छा काम कर सके अपनी उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, और एक अच्छे से अपनी जो स्टेट को गवर्न कर सके। ठीक है, उनको एक डायरेक्शन मिल सके कि कैसे गवर्न करना है। ठीक है, तो हर स्टेट इनको अप्लाई कर सकती है और बहुत सारे स्टेट्स ने अप्लाई भी किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट का मतलब होता है कि आपको कैसे अपना एक जो है इस्टेब्लिश करना है एक वेलफेयर, और कैसे आपको प्रमोट करना है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। गांधी मतलब कि आप कैसे प्रमोट करोगे गांधी जी के प्रिंसिपल्स को, और लिबरल जो है कि आपकी मॉडर्न और जो आपके प्रोग्रेसिव और लिबरल लाइन्स पे आप कैसे काम करोगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट जो बात करते हैं आर्टिकल 38 बात करते हैं प्रमोट करना है हमें क्या, वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, सोशल ऑर्डर बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिनिमाइज करनी है हमें इनइक्वालिटीज को। आर्टिकल 39 बात करता है सिक्योर करो भाई, सिक्योर क्या करना है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, उसके वाला हमारे जो हमारे जो रिसोर्सेज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने जो पैसा जो एक ही इंसान के हाथ में नहीं भेजना है। ठीक है, हमने प्रिवेंट करना है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, सबके पास इक्वली पहुंचनी चाहिए, कोशिश करना है। ठीक है, फिर आर्टिकल 39A जो बात करता है प्रमोट करो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री लीगल एड वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि कौन से इसमें प्रोवाइड किया है। फिर बात करते हैं 41 के बारे में। 41 जो बोलते हैं कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, ये सारी जो है बात करते हैं। 42 बात करता है आपका मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। ये बहुत बार क्वेश्चन पे पूछा हुआ है, मैटरनिटी रिलीफ कौन से आर्टिकल के बारे में बात करता है, आर्टिकल 42 के बारे में बात करता है। उसके बाद जो है आपका एक डिसेंट आपको लाइफस्टाइल, वेजेस, आपको कल्चरल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल वर्कर्स, ये बात करता है आपका 43। और 47 बात करता है कि आपको कैसे इंप्रूव करना है अपना पब्लिक हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, न्यूट्रिशन लेवल, जिसकी लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को लेवल करने के लिए हमारे आंगनवाड़ी स्कीम वगैरह, स्कूल में मिड डे मील्स, इस टाइप के जो प्रोविजंस है वो चला रखे हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं अपना ये तो हमारे थे सोशलिस्ट वाले। अब हम करते हैं गांधी जी के वाले प्रिंसिपल्स के बारे में। तो गांधी जी क्या कहते थे, पंचायत सिस्टम्स लाओ, तो हमने पंचायती राज लेकर आए। ठीक है, फिर गांधी जी क्या कहते थे, कॉपरेशन करो रूरल एरियाज में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाओ, कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाओ, तो वो हम आर्टिकल 43 के अंदर वो भी लेकर आ गए। 43 में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना रही। फिर हमने 46 में क्या किया, हमने जो पिछड़ा वर्ग था SC ST OBC उन सबको और उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमने स्कीम्स लेकर आए, तो उनके लिए प्रमोट किया एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर दी वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 46 के अंदर वो काम भी किया। 47 में गांधी जी कहते हैं भाई शराब मत पियो, ड्रिंक इंटॉक्सिकेट मत पियो, दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो हमने उसके लिए भी बहुत सारे स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करा कि वहाँ पे उन्होंने ड्राई स्टेट बना दिया। फिर गांधी जी कहते हैं कि भाई जो एनिमल्स हैं उन पर अत्याचार मत करो, काउ स्लॉटरिंग को बंद करो, तो हमने 48 में वो भी लेकर आ गए। तो ये सारे गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे। अब हम बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल। भाई अब आज के ज़माने की बातें भी होनी चाहिए कुछ। ठीक है, हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। तो आज के ज़माने में बोलते हैं कि सारे स्टेट्स में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मतलब सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे एक सिविल लॉ जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये आपका बात करते हैं 44, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 45 बात करते हैं कि हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करानी है टू ऑल चिल्ड्रंस, जो कि कंप्लीट कर दी अंटिल जो कि वो 6 साल के नहीं होते, उनको हमने सारी जो है चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अंटिल द एज ऑफ 6। फिर हम बात करते हैं हमें ऑर्गेनाइज करनी है अपनी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पे, जैसे कि आपका बोलते हैं हरी क्रांति आई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोटेक्ट करना है अपना इन्वायरमेंट, अपना वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। अपने जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं 49 में उनको प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 50 जो आपका बोलता है वो बोलता है कि हाँ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखो, सेपरेट करो। और 51 लास्ट बोलता है आपको जो है इंटरनेशनल पीस और हार्मनी को मेंटेन करना है। तो ये आपके सारे के सारे डीपीएसपी हो गए। अब हम बात करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी है इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंटली कि आपको जो डीपीएसपी है वो जुडिशियली इन्फोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल राइट जुडिशियली इन्फोर्सेबल है। तो कुछ इसके ऊपर जो केसेस है, कमेटीज है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले चंपारण दुराई रंजन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर्टिकुलर केस में कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रिवेल करते हैं डीपीएसपी के ऊपर।
फिर केशवानंदन भारती केस, उसने भी कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल कह दिया था पार्लियामेंट में कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको अमेंड कर सकते हो, बट उनके बेसिक स्ट्रक्चर को आप हर्ट नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को यूज़ किया। फिर बात करते हैं मिनर्वा मिल केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली एक बैलेंस बिठा के रखना होगा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कि लेटर ऑन ऐड हुई थी 51A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 51 आर्टिकल 51A, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से, ये भी आपको याद रखना चाहिए, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। और इसमें एक चीज़ याद है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आपके सिर्फ 10 ऐड हुए थे, फिर आपका 11th आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी ऐड हुआ, लेकिन वो कौन से उससे हुआ? 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से इसमें आपका राइट टू एजुकेशन वाला जो था वो इसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो हमारे क्या क्या है, सबसे पहले कि अपने को अपने जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करो, अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की, ठीक है, और अपने जो नोबल्स आइडियाज़ है उसको फॉलो करो, अपने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए अपने उसको प्रोटेक्ट करो, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को डिफेंड करो, इंडिया की कंट्री को, ठीक है, हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड होनी चाहिए, अपने रिच हेरिटेज कल्चर को आप प्रिजर्व करो, अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करो, एक साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म लाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। दूसरा, फिर अपनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेव करो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एजुकेशन में अपने बच्चों को टू एज 6 से लेकर 14 ईयर्स तक, ये आपका 86 में ऐड हुआ। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 है, जो कि बात करता है यूनियन गवर्नमेंट बात करता है 52 से लेकर 151 तक, ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव है। इसी में आपका सारा आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सब कुछ इसी के अंदर आता है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि आपका हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, और ये आपका नॉमिनल हेड भी होता है। जो प्रेसिडेंट है वही आपका फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होता है, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, उसमें हम लोग वोट नहीं देते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हम वोट नहीं देते हैं। उसमें वोट कौन देता है? आपके MP MLAs जो होते हैं वही वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन वोट होता है, कौन पार्टिसिपेट होता है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पार्लियामेंट है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। व्हाट डज इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ? 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर आपका लोकसभा, फिर आपका राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें जो पार्लियामेंट के 2 टाइप के आपके हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। अब उनके जो इलेक्शंस में हम वोट देते हैं लोकसभा के में, तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें भी 2 तरह की सीट्स होती थी, एक होती थी इलेक्टेड, एक होती थी नॉमिनेटेड। इलेक्टेड में आपकी जो सीट्स है उसमें हम लोग वोट देते हैं, लेकिन जो नॉमिनेटेड वाली चीज़ थी, जो एंग्लो इंडियन थे, वो कॉन्सेप्ट अब जा चुका है। तो इसमें जो है इलेक्टेड मेंबर, जिसमें हम लोग वोट दे के जो MPs बनते थे, जो भी आने वाला 2027 में इलेक्शन, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स थे लोकसभा के और राज्यसभा के, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जितनी भी आपके स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, विधानसभा, वो सारे देंगे। उसके अलावा जो आपकी दिल्ली और पुडुचेरी की जो है आपकी जो विधानसभा है, वहाँ के भी जो MLAs हैं वो भी वोट देंगे, ठीक है। तो इससे आपके जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये लोग वोट करेंगे। वोट कैसा होगा? एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू वो वोट देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होगी। सबसे पहले तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी चाहिए। चलो भाई, सपोज अगर मेरे को बनना है तो मेरे पास सिटीजनशिप है भाई, 35 की ईयर की एज भी होनी चाहिए, ठीक है, चलो वो भी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि आपको लोकसभा का इलेक्शन के लिए आप क्वालिफाइड होने चाहिए, आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब टर्म कितना होगा? इतनी सारी मेहनत करके मैंने सीट तो एक्वायर कर ली, सिर्फ मुझे 5 साल का मिलेगा। अगर मुझे रेजिग्नेशन देना है तो मैं किसको दूंगी? वाइस प्रेसिडेंट को दूंगी। अगर इम्पीचमेंट होगी तो कैसे होगी? इम्पीचमेंट की एक पूरी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो आपको इम्पीचमेंट का ग्राउंड पता होना चाहिए कि आपको अगर निकालेंगे ऑफिस से तो किस ग्राउंड पे निकाल सकते हैं। जो ग्राउंड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो है सिर्फ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं करी गई है। सिर्फ एक ही वर्ड लिखा गया है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
तो हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या है। ये जो प्रोसीजर है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है कि सबसे पहले जो है इसका जो मोशन है वो आपका इनिशिएट हो सकता है किसी भी हाउस में, आइदर इन लोकसभा और आइदर इन राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद जो वो मोशन जो होगा वो एटलीस्ट 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स, अगर सपोज आपका राज्यसभा में हुआ है तो एटलीस्ट 50 लोग उस मोशन पे साइन करके देंगे, और अगर लोकसभा में हो तो 100 लोग उसको साइन करके देंगे। और उसके बाद वो पर्टिकुलर जो है आपका जो है 14 डेज का नोटिस जाएगा उसके बाद प्रेसिडेंट को, और उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को जो है स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब उस पर्टिकुलर हाउस की 2/3 की मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे हाउस में जाएगा, और वो दूसरा हाउस जो है उस पर्टिकुलर जो आपने चार्जेस लगाए हैं प्रेसिडेंट के ऊपर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में वो सब कुछ सही निकलता है तो उस पर्टिकुलर हाउस को भी उस पर्टिकुलर मोशन को 2/3 की मेजॉरिटी से, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, तभी जाके जो है प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। आज तक किसी का रिमूवल हुआ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर के बारे में। तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में बात करूँ तो मैं जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हो, आपके अटॉर्नी जनरल, आपके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की हो, या फिर आपके इलेक्शन कमीशन की हो, अब गवर्नर्स, एम्बेसडर, ठीक है, इन सब की जो अपॉइंटमेंट होती है वो आपकी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी नेवी के आपके डिफेंस के वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। फिर मैं बात करती हूँ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। जो लेजिस्लेटिव पावर होती है उसमें आपकी ऑर्डिनेंस पावर, आपकी वीटो पावर, ये सारी जो है आपकी लॉ मेकिंग पावर्स जो होती है बेसिकली वो सारी की सारी पार्लियामेंट के पास होती है। तो आर्टिकल 123 के अंदर आपकी ऑर्डिनेंस पावर आती है। ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है बेसिकली, ऑर्डिनेंस पावर में बेसिकली आपको लॉ बनाने की पावर मिलती है। मतलब जब भी आप कोई कानून बनाना है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो आपको इमीडिएटली लॉ बनाना है किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। तो उस कंडीशन में अभी पार्लियामेंट का सेशन तो एक साल में 3 बार बैठता है, आपका बजट, आपका मॉनसून और आपका विंटर सेशन, ये 3 सेशन होते हैं, ठीक है। अब सपोज उन 2 सेशन के जब रिसेस पीरियड चल रहे हैं तो कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जो आपको इमीडिएटली कोई आपको लॉ बनाना है, तो उस कंडीशन में जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास में होती है। मतलब या फिर आपका क्या होता है कि जब फिर बोथ द हाउसेस आपके सेशन में ना हो, या फिर आइदर ऑफ द हाउस, या फिर लोकसभा राज्यसभा ना हो, क्योंकि जब भी कोई बिल बनता है दोनों हाउसेस की रजामंदी इसके ऊपर बहुत जरूरी है। कोई भी हाउस प्रेजेंट नहीं है तो उस पर लॉ नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है लॉ बनाएगा, और वो जो लॉ है वो टेम्परेरी होता है। उसकी जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स और 6 वीक्स तक होती है। मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ 6 वीक होती है। तो ये आपको याद रखना है, जो मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कितनी होती है, 6 मंथ 6 वीक्स, क्योंकि इन जनरल देखा जाए तो 6 हफ्ते होती है। सपोज अगर पार्लियामेंट का सेशन अभी अभी खत्म हुआ और नेक्स्ट डे आ गई, तो जो 2 सेशन का जो मैक्सिमम जो गैप होता है ना बीच में, वो होता है 6 मंथ्स। तो इसलिए हमने 6 मंथ्स मैक्सिमम बोला है, 6 मंथ्स। और एक जनरल जो एक ऑर्डिनेंस की लाइफ होती है 6 वीक्स। तो 6 मंथ्स में जब दोबारा पार्लियामेंट आएगी तो उसको उस पर्टिकुलर जो मैटर जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस यूज करी है तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट ने उस पर्टिकुलर जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने प्रोमulgate करी है उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, तो वो पर्टिकुलर लॉ जो है ऐसे ही वो वापस उसको वो खराब हो जाएगा। तो मतलब उसके ऊपर वो अपने आप ही मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर उसको अप्रूव नहीं करते हैं तो ये होती है आपकी ऑर्डिनेंस पावर। उसके बाद वो होती है फिर आपकी वीटो पावर। वीटो पावर जो है आर्टिकल 111 के अंदर आपको कोई भी पर्टिकुलर जो बिल है जो पार्लियामेंट पास करती है, तो वो पर्टिकुलर बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के पास उस पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस होते हैं। या तो प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट दे देगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं असेंट टू द बिल, या फिर प्रेसिडेंट अपना असेंट नहीं देगा तो उसको बोलते हैं विदहोल्ड। तो विदहोल्ड मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया, या फिर उसको सस्पेंड कर दिया। मतलब उसको सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि रिटर्न कर दिया कि जाओ भाई इसमें कुछ मेरे को फ्लॉज लग रहे हैं, इसको एक बार करेक्ट करके लेकर आओ। जब प्रेसिडेंट है इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, कि आपने कुछ टाइम के लिए इसको सस्पेंड कर दिया। फिर एक होता है पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, सालों साल फाइल पड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, सॉरी पॉकेट वीटो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, जब प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न कर दिया फॉर रिकंसिडरेशन, उसके बाद जब बिल दोबारा पास हो गया आता है पार्लियामेंट से, तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट को अपना असेंट उस पर देना ही पड़ता है, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग एक और वीटो भी होती है जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो लेकिन इंडिया में नहीं, वो यूएस में है। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है कि जब सस्पेंसिव वीटो यूज कर ली उसके बाद जो बिल दोबारा जो विद और विदाउट अमेंडमेंट आता है, तो लेकिन उसको और हायर मेजॉरिटी से पास होकर आना पड़ेगा, तभी उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो, और ओके यूएस में है, इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में सिर्फ 3 टाइप की वीटो है, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे आगे
अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर के बारे में। फाइनेंशियल पावर में जैसे कि मनी बिल होता है, मनी बिल जो है आपका प्रेसिडेंट से की प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस होता है आपका यूनियन बजट में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जुडिशियल पावर, आपकी पार्डनिंग पावर जो आर्टिकल 72 में दी हुई है, ठीक है, वो, और आपकी एमरजेंसी पावर। जुडिशियल पावर्स में कि आपकी जुडिशियल पावर में है जो अपॉइंटमेंट होती है आपकी चीफ जस्टिस की, आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की, या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग जो एडवाइस सीख कर सकते हैं, तो वो आपकी सारी जुडिशियल पावर आ जाती है। फिर हम बात करते हैं पार्डनिंग पावर। आपके पास 5 तरह की पार्डनिंग पावर होती है, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन और कॉम्यूटेशन। ये 5 तरह की आपकी पार्डनिंग पावर होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगर आपको इनमें से किसी के ऊपर भी वीडियो देखनी है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन वाली प्लेलिस्ट में जाओ, तो मैंने डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है इसमें ऑलरेडी। फिर हम बात करते हैं एमरजेंसी की। एमरजेंसी की आपकी तीन तरह की एमरजेंसी होती है, यह भी आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप आगे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। वाइस प्रेसिडेंट जो है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। फिर दूसरा, इसका इलेक्शन कैसे होता है। जैसे हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखा कि उसमें आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ वोट करते हैं सारे जिनके इलेक्टेड, लेकिन जो प्रेसिडेंट का होता है उसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के, इसमें स्टेट वाले और यूटी वाले अलाउड नहीं है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। और जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है वो आपका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का, मतलब जो चेयरमैन होता है वही वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अगर जब आपका सपोज जो आपके ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस, आपके प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी हो गई, प्रेसिडेंट बीमार है वॉट एवर, या फिर कुछ भी रेजिग्नेशन दे दिया, या डेथ हो गई, या फिर वो किसी भी चीज़ की वजह से अगर उनके वहाँ पे कोई वैकेंसी है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्ट करता है एज एन प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन में, एज अ रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ के केस में, या अदरवाइज। और ये मैक्सिमम कितना टाइम के लिए बन सकता है, 6 मंथ्स। और इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि वो 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन को दोबारा कंटेस्ट करवाए, ठीक है, अगर कोई परमानेंट वैकेंसी आ गई है तो। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल के बारे में। अब इसकी जो कैसे होता है, जो आपको जो वाइस प्राइम मिनिस्टर होता है वो डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नमेंट का, आर्टिकल 75 के अंदर। प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और उसकी जो उसी के एडवाइस पे जो है आगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी वो करते हैं अपॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल 70 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होती है, कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूड क्या होता है उसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होता है आपके कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कैबिनेट जो होती है स्मॉल होती है और मोर पावरफुल ग्रुप होता है। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर का रोल। प्राइम मिनिस्टर जो है आपके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, और यही लिंक होता है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। यूनियन गवर्नमेंट में बात करते हैं अपने पार्लियामेंट के कि कौन कौन से आपके पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन क्या होती है। सबसे पहले पार्लियामेंट की जो कॉम्पोजिशन होती है, मैंने आपको बताया इसमें 3 चीज़ें होती हैं आपकी पार्लियामेंट में। सबसे इंपॉर्टेंटली आपका प्रेसिडेंट, फिर आपकी लोकसभा, फिर आपकी राज्यसभा, 3 होते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं और लोअर हाउस भी बोलते हैं। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस भी बोलते हैं। ये भी आज रख लेना, 2015 में दिल्ली जुडिशरी में एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, थोड़ा और जानते हैं और इसको गहराई से जानते हैं। राज्यसभा की जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 250 में आपके 238 जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिसको हम वोट नहीं करते हैं। राज्यसभा के जो आपके एमपीज होते हैं उसमें जो है आपके एमएलएस वगैरह जो है वो सब वोट करते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट और यूटीज़ को। और 12 जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स जिनको पास होती है मतलब स्पेशल नॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कल्चर, जैसे कि आपको सचिन तेंदुलकर, जया बच्चन, ठीक है, स्मृति ईरानी जो थी, और आपके मैरी कॉम, ये सारे जो है नवजोत सिंह सिद्धू। इनिशियली ये लोग पहले इस तरह से आते हैं, उसके बाद फिर लेटर ऑन दे कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। तो पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स ही होते हैं ये सब। फिर उसके बाद जो करंट जो अभी स्ट्रेंथ है वो है 245 की, ठीक है। ड्यूरेशन कितना होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो ये जो राज्यसभा है आपका परमानेंट बॉडी है, ठीक है। इसकी जो एवरी मेंबर्स जो होते हैं वो 6 ईयर्स तक होते हैं और एवरी सेकेंड ईयर वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। एवरी सेकेंड ईयर वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर कर देते हैं सेकेंड ईयर में, और ये जनरली टर्म कितनी होती है, 6 ईयर्स की, ठीक है। अब जो इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है इसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है, और डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्शन के थ्रू जो उनके मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू इलेक्शन से चुनते हैं।
इसकी यूनिक पावर क्या होती है, जब भी जो कोई स्टेट लिस्ट में से अगर कोई आपको पार्लियामेंट को लॉ बनाना है ना स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे, तो उसके रिगार्डिंग अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करती है स्पेशल मेजोरिटी से, तभी जो है पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है। और वो सिचुएशन कब आती है, जब कोई नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात हो। ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज हो, आर्टिकल 312 के अंदर अगर कोई भी ऑल इंडिया सर्विस के ऊपर कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए भी जो है आपकी राज्यसभा के पास ही पावर है। ठीक है। राज्यसभा उसके रिगार्डिंग अगर कोई रेजोल्यूशन पास करेगी विद स्पेशल मेजोरिटी, तभी जो है आपकी पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना पाएगी। फिर हम बात करते हैं लोकसभा के ऊपर। लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल और उसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550, पहले 552 थी। 2 सीट्स जो थी वो एंग्लो इंडियन की थी, जो कि आपका हट चुकी है 104th अमेंडमेंट एक्ट से 2019 से अबॉलिश हो चुकी है। तो अब इसकी जो करंट स्ट्रेंथ है वो है 550। इसमें जो है हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वोट डालते हैं, जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ड्यूरेशन इसकी 5 साल होती है। डिसोल्यूशन कभी भी हो सकती है इसकी, अगर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो आपकी हो सकती है। अगर ये तो आपकी था कि डिसोल्यूशन के 5 साल से पहले भी गिर सकती है गवर्नमेंट, और 5 साल से ज़्यादा भी बढ़ सकती है। 5 से 6 साल कैसे हो सकते हैं, अगर आपकी कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो 1 ईयर एट ए टाइम आपकी जो है इसकी जो लोकसभा की जो लाइफ है वो बढ़ सकती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। अब हम बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है। अभी हमारे स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी। ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे अभी हमारे करंट डेप्यूटी स्पीकर है या नहीं है, अगर है तो उनका नाम क्या है, वैसे है नहीं। चलो बात करते हैं रिमूवल के बारे में। रिमूवल की अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे, बोथ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को मेजॉरिटी ऑफ हाउस से हमने रिमूव कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास करके हमने रिमूव कर सकते हैं। स्पेशल पावर क्या होती है लोकसभा के पास, एक्चुअली सारी पावर्स सिर्फ लोकसभा के पास ही होती है, राज्यसभा के पास बहुत कम पावर्स होती है एज कम्पेयर टू लोकसभा। ठीक है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ जो है उस लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और लोकसभा के पास इसके पास पावर होती है सारी से सारी। ठीक है। राज्यसभा से उसको रिकमेंडेशन दे सकती है, इट्स अप टू दी लोकसभा कि वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन को माने या ना माने। ठीक है। और 14 डेज के अंदर अंदर उसको जो है वो बिल को वापस राज्यसभा को वापस रिटर्न करना पड़ता है लोकसभा में। ठीक है। अब हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि अगर आपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में, अगर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कर दिए तो आपको जो है रिजिग्नेशन देना पड़ता है और आपकी जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है। फिर हम बात करते हैं आपका कि लॉ कैसे बनते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में आइदर इन लोकसभा और आइदर इन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। उसके लिए आपको एक सिंपल मेजोरिटी से कोई भी आप उसको पास कर सकते हो। अगर कोई डेडलॉक आ गया, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों कहते हैं कि हम इस पॉइंट पे हम नहीं मानते ये पॉइंट, लोकसभा ने कहा ये वाला ए पॉइंट मानो, राज्यसभा कहती है बी पॉइंट मानो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक सिचुएशन। तो डेडलॉक में क्या होता है, जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग कौन कराता है, उसके लिए सम्मन कौन भेजता है, आपका प्रेसिडेंट। और जब भी आपकी जॉइंट सिटिंग होगी तो उस पर्टिकुलर में क्या होगा, उसका जो प्रिसाइड कौन करता है, आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग में। ठीक है। जॉइंट सिटिंग कौन सा उसमें होती है, आर्टिकल 108 में होती है। फिर हम बात करते हैं मनी बिल। मनी बिल 110 में आता है और इसको भी कौन इंट्रोड्यूस करते हैं, आपका लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा को 14 डेज के अंदर अंदर इसको वापस रिटर्न करना होता है। और राज्यसभा जो भी अमेंडमेंट वगैरह बताएगी करने के लिए, वो अप टू द लोकसभा है कि वो माने या ना माने। अगर वो नहीं मानेगी तब भी बिल ऑटोमेटिकली 14 डेज में ये पास हो ही जाता है। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, बिल्स के बारे में। ये आर्टिकल 368 के अंदर होता है। ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत होती है या नहीं होती, आप मुझे बताएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें ये कोई प्राइवेट मेंबर ला सकता है या नहीं ला सकता। ये प्राइवेट मेंबर और उसके में क्या होता है, प्राइवेट मेंबर कि एक ऐसा एमपी जिसके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, मतलब वो मिनिस्टर नहीं है, तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। ठीक है। तो वो भी ला सकता है। ठीक है। तो ये दोनों ही हाउसेस में जा सकता है। और लेकिन इसको स्पेशल मेजोरिटी, 2 तरह की मेजोरिटी चाहिए होती है। कुछ प्रोविजंस के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है और कुछ चीज़ों में क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हमें स्टेट्स में की रेटिफिकेशन की भी रिक्वायर होती है। मतलब हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट्स में से एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है उस पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग अपनी सहमति दे, तभी उस पर्टिकुलर बिल को हम रेटिफाई करना, मतलब उस बिल को पास माना जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर बिल में, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल, बजट के बारे में। ठीक है। अभी आर्टिकल 112 में डिफाइंड है और इसको हम बजट वर्ड हम बोलते ज़रूर है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं दिया हुआ है। उसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ये प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस के सामने जो है वो
पेश करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आपका फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएशन बिल भी आता है। जो हम इन सब सारे बिल्स को एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका जो ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल में यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि वो पीछे चला गया, शायद नहीं लिखा जा रहा, ऑर्डिनरी बिल लिखा नहीं जा रहा है, सॉरी, ठीक है। जो ऑर्डिनरी बिल है वो उसका फीचर देखते हैं, कौन सा आर्टिकल है वो आपका, उसका कोई ऐसा कोई बिल का वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ मनी बिल के बारे में, तो इसका मनी बिल का जो आपका आर्टिकल है वो आपका 110 मनी बिल का। और फाइनेंशियल बिल का आपका जो है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, फाइनेंशियल बिल दो तरह के होते हैं, 117A में और 117(3) में, ठीक है। जो फाइनेंशियल बिल ए और बी है उसके वो रिगार्डिंग बात करते हैं, किसके रिगार्डिंग, आपके जो भी खर्चे वगैरह होते हैं। और फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो आपके जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नॉट अ मनी बिल, ठीक है। और लास्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करते हैं। तो इसके प्रोविजन से तो 117(3) में हो गया और ये हो गया 368 में। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल जो है किसी भी हाउस में कर सकते हैं, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में, फाइनेंशियल बिल 1 भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 जो है किसी भी हाउस में कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी किसी भी हाउस में कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है, ऑर्डिनरी बिल में नहीं चाहिए होती है, मनी बिल में मैंडेटरी है, फाइनेंशियल बिल 1 में मैंडेटरी है और आपका 2 में नहीं चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं चाहिए। रोल्स, राज्यसभा का रोल क्या है, राज्यसभा में ऑर्डिनरी बिल में दोनों के पास इक्वल पावर्स होती है, मनी बिल में सिर्फ उसके पास 14 डेज तक उसको डिले कर सकते हैं, सिर्फ यही पावर है। और फाइनेंशियल बिल 1 में जो है जो इक्वल पावर्स होती है वो रिजेक्ट कर सकती है, अमेंड कर सकती है और डिटेन भी कर सकती है। ये सेम इसमें भी होता है। और इसमें क्या होता है कि इक्वल पावर्स होती है और लेकिन जो बिल है वो स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होना चाहिए। फिर अब बात करते हैं जॉइंट सिटिंग के बारे में। जॉइंट सिटिंग में क्या होता है कि क्या ऑर्डिनरी बिल में हो सकती है, यस हो सकती है डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए। मनी बिल में नहीं होती है क्योंकि लोकसभा ही सुप्रीम है। फाइनेंशियल बिल 1 में हो सकती है रिजॉल्व करने के लिए डेडलॉक को, और आपकी फाइनेंशियल बिल 2 में भी हो सकती है, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ये प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, क्योंकि जब भी जॉइंट सिटिंग होती है तो हमेशा जो लोकसभा चाहेगी वही होगा, इसलिए इस प्रोविजन में ये नहीं होता। प्रेसिडेंट के सेंट, प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनरी बिल में अपना सेंट दे भी सकता है, होल्ड भी कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। तीनों वीटो पावर यूज कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग। मनी बिल में प्रेसिडेंट जो है उसको जो है अपना सेंट होल्ड क्या कर सकता है, अपना सेंट दे ही सकता है या फिर उसको होल्ड कर सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि मनी बिल जो है प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही जाता है। और इसमें भी वो तीनों चीज़ कर सकता है और इसमें भी तीनों। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो है उसको अपना सेंट देना ही पड़ेगा, वो उसको मना नहीं कर सकता, ना ही रिटर्न कर सकता, ठीक है। ये जो प्रोविजन था मैंडेटरी वाला, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से ऐड हुआ था। मेजॉरिटी कौन सी चाहिए? ऑर्डिनरी बिल के लिए सिंपल, मनी बिल के लिए भी सिंपल, फाइनेंशियल बिल के लिए भी सिंपल, और आपका जो फाइनेंशियल बिल 2 है उसके लिए भी सिंपल, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए तो आपको पता है 2 तरह की मेजॉरिटी होती है, वो डिपेंड करता है कौन से प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं जुडिशरी के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल 124 में आपका एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन के बारे में बात की गई है। सबसे टॉप पे आपका आता है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट एक चीफ जस्टिस और 33 आपके जजेस हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अपॉइंटमेंट के बारे में। जो अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी, जो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद दी जजेस ऑफ अदर और हाई कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करके तभी करते हैं। टेन्योर कितना रहता है? टेन्योर जो है उनका अंटिल द एज ऑफ 65 तक रहता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होती है? आपको जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का है तो आप 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हो, या फिर आपको 10 साल तक आपने एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट रहे हो, या फिर एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट होनी चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, तो आप बन सकते हो। और कौन दिलाता है आपको? प्रेसिडेंट दिलाता है। रिमूव आप कर सकते हो प्रूफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी में। प्रेसिडेंट को कैसे कर सकते हो? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। प्रोसेस क्या है? जज कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट से जब मोशन उसका पास होगा, पूरा का पूरा रेजोल्यूशन। जैसे आपको भी पता है कि अभी मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है जब अभी रेजोल्यूशन चल रहा है, इनिशिएट हुआ है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो भी अगर बिल इनको हटाने के लिए बिल होता है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए, 2/3 की मेजॉरिटी से। इनके पास क्या क्या पावर्स होती है? जुरिस्डिक्शन जो है सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि आपको फर्स्ट इंस्टेंस में आप उस पर्टिकुलर मैटर को सुनोगे। जो अगर कौन कौन से मैटर्स जो आते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के आते हैं, जब भी कोई स्टेट
और दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या फिर बहुत सारी स्टेट्स एक तरफ हो और सेंटर एक तरफ हो, सेंटर के साथ कुछ स्टेट्स एक तरफ हो, तो ऐसे कोई जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट। तो आपको जो 5 तरह की रिट्स हमने दी थी वो रिट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंदर मैंडेटरी है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो डिस्क्रिशनरी होती है। अपील हम 4 तरह की अपील्स में हम कर सकते हैं, मतलब 4 तरह के मैटर्स में आते हैं, 3 तरह की है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन में हम कौन कौन से अपीलेट में आते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मैटर है ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है। सिविल मैटर में कोई ऐसा हो, सिविल मैटर में आप कर सकते हो आर्टिकल 133 में अपील। क्रिमिनल मैटर में आप अपील कर सकते हो और आप SLP भी फाइल कर सकते हो। एडवाइजरी में, अब इसमें एडवाइजरी में क्या होता है कि 2 तरह की एडवाइस आप मांग सकते हो। सबसे पहले कि जब सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट जो है मांग सकता है कि ये कोई अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या फिर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या फिर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर, तो इन सब पे जो है प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। जो पहला कोई अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देने से मना कर सकता है कि भाई मैं नहीं दे रहा, लेकिन कोई अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी का कोई मैटर है तो उस पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी ही पड़ेगी। बट दोनों ही केसेस में जो एडवाइस जो होगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। प्रेसिडेंट चाहेगा कि करनी है एडवाइस को या नहीं बनना, वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, वो अपने ही सारे उनको रिकॉर्ड रखता है और वो अपने ही कंटेम्प्ट के लिए पनिश भी कर सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अभी UPSC EPFO में क्वेश्चन आया भी था। बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी ही जो जजमेंट्स है उनको रिव्यू कर सकता है, अपना ही देख सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि देख सकता है। और दूसरे जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू द इनैक्टमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर जो भी काम कर रहे हैं कि वो काम वैलिडिटी उसकी है या नहीं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, उसी को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। कि जुडिशरी जो है वो रिव्यू कर रही है पार्लियामेंट गवर्नमेंट के काम को कि वो काम सही है या नहीं है। तो अगर इन केस वो काम सही नहीं होता तो उसको उस पर्टिकुलर लॉ को जो है वो क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं नल एंड वॉइड। मतलब कोई भी ऐसा लॉ बनाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है, वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज करके उस पर्टिकुलर लॉ को हो डिक्लेयर कर सकते हैं नल एंड वॉइड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपके आते हैं, आपका कौन कौन आता है, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये आता है। गवर्नर जो आपका स्टेट का हेड होता है, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता है, ये जो है प्रेसिडेंट उनको ही अपॉइंट करता है बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इनका कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 ईयर्स की एज जो है कंप्लीट होनी चाहिए। जो प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट करता है और जो गवर्नर है वो उन्हीं के प्रेशर पे वो ऑफिस को होल्ड करते हैं। ठीक है, टेन्योर यूजुअली 5 रहता है, लेकिन उससे पहले भी वो हटा सकते हैं उसको। देयर इज़ नो उसके कोई वो मतलब टेन्योर की कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है उसमें। क्या क्या उनके पास पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर में वही होती है कि आपको सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह करनी होती है, जितनी भी आपकी चीफ मिनिस्टर, आपके एडवोकेट जनरल, काउंसिल, इन सब की अपॉइंटमेंट्स आप करते हो। लेजिस्लेटिव पावर में आपकी वही ऑर्डिनेंस पावर, वीटो पावर, वो सारी पावर्स आपके पास होती हैं जो आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। डिस्क्रिशनरी पावर्स में आपकी कि आपको कोई पर्टिकुलर बिल आपके पास आया तो आपके पास बिल आपके पास असेंट के लिए आएगा, आपको इसको इस पर्टिकुलर बिल पे अपनी असेंट दे दो। लेकिन उसने वो असेंट नहीं दी, उसने क्या किया कि सोचा कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल ना मुझे प्रेसिडेंट के पास, तो गवर्नर के पास एक ये ऑप्शन भी होता है कि वो कोई भी अगर स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करके भेजता है तो वो उस पर्टिकुलर बिल को अगर उसको लगता है कि ये प्रेसिडेंट से ही परमिशन लेनी चाहिए तो वो उस पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है उसके असेंट के लिए। तो जब वो ऐसा करेगा, द मोमेंट ही जो गवर्नर ऐसा करेगा तो उस पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग गवर्नर की सारी पावर खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्डनिंग पावर। सारी पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट के पास होती है वही गवर्नर के पास होती है, एक्सेप्ट जो डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का राइट जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही है, गवर्नर के पास नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर जो है रियल डिफैक्टो आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है, जो भी रूलिंग पार्टी का मेजोरिटी जीत के आता है। ठीक है, और बाकी उसी के एडवाइस पे आपकी बाकी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, सेम जस्ट सिमिलर टू दी लोकसभा जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है, हेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ये हम सारा पढ़ चुके हैं। कॉम्पिटिशन की बात करें तो क्या होता है, जो आपका एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें आपका गवर्नर और आपका लेजिस्लेचर होता है। अब यूजुअली हमारी जो स्टेट्स है सब में यूनिकैमरलिज्म है।
ठीक है। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है, यूनिकैमरलिज्म में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। लेकिन कुछ स्टेट्स हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है, जैसे कि आपकी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, जहाँ पे आपके 2 हाउसेज हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। तो विधानसभा में कैसे इलेक्शन होते हैं, हम लोग वोट ले देते हैं, एमएलए के इलेक्शंस में जो वोट देते हैं उसमें हम करते हैं। तो मैक्सिमम जो उसकी जो स्ट्रेंथ है जो फिक्स कर रखी है वो है 500 और मिनिमम कितनी है 60। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, सिक्किम और गोवा, वहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। 5 साल होती है, लेकिन उससे पहले भी ऊपर नीचे हो सकता है, जस्ट लाइक इन लोकसभा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ विधान परिषद के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, उसको सेकंड हाउस भी बोलते हैं, जैसे कि आपका राज्यसभा उसको। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो किस पे फिक्स है, वैसे लोग राज्यसभा की 250 थी, इसकी कितनी होती है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। ठीक है, और मिनिमम कितनी है 40। तो इसका इलेक्शन कैसे होता है, पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड। तो इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी कि कौन कौन से होता है। 1/3 तो आपके लोकल बॉडी से आते हैं, 1/3 आपके लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के आते हैं, मतलब नॉन एमएलए वाले। 1/12 आते हैं आपके 3 ईयर ग्रेजुएट्स, 1/12 आपके 3 ईयर टीचर्स, और 1/6 आते हैं जो आपके गवर्नर नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो उनका ये भी 6 ईयर्स का होता है, जस्ट लाइक सब कुछ सेम होता है उसी की तरह। अगर मैं बात करूँ बिल, राज्यसभा के पास तो कुछ कुछ पावर्स होती थी बिल के रिगार्डिंग, लेकिन जो विधान परिषद है उसके पास सिर्फ यही है ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग कि वो मैक्सिमम उस पर्टिकुलर बिल को 4 महीने के लिए डिले कर सकती है, 3 महीने एक बार में और 1 महीना एक बार में उस पर्टिकुलर बिल को डिले कर सकती है। और मनी बिल के रिगार्डिंग में वही 14 डेज तक उसको होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं होती है। और इसको क्रिएट करने का राइट किसके पास है कि किसी भी स्टेट में आपकी विधान परिषद होनी चाहिए, तो पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट कैन क्रिएट और अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट इफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस द रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। अगर कोई स्टेट चाहेगी कि हाँ हमारे पास भी एक विधान परिषद होना चाहिए, तो पार्लियामेंट जो है उसको क्रिएट या अबॉलिश कर सकती है। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के पास भी सिमिलर सेम जैसे उसके पास होती है कि क्या क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ कि हर एक स्टेट का अपना खुद का हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन एक हाई कोर्ट 2 या मोर स्टेट्स के लिए भी हो सकता है। 2 और ठीक है, एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को देख रहे हैं। ऐसे और भी जो है, कोलकाता हाई कोर्ट है जैसे, ठीक है, तो एक चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तो एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कौन होगा, एक चीफ जस्टिस होगा और जो है अदर जजेस होंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना काम है उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास, उसी के ऊपर। ये नंबर जो है वो फिक्स नहीं है। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, जो इनकी अपॉइंटमेंट होती है उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन कैसे करता है, विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आप 10 साल तक आपने जुडिशियल ऑफिसर का पोस्ट होल्ड किया हो, या फिर आप एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हो 10 साल तक, और टेन्योर जो है 62 ईयर्स तक है। ठीक है, रेज फ्रॉम 60 से 62 किया बाय 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। रिमूव कैसे होता है, जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट में, जैसे कि आपको जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो उसी तरह से होता है। इनके पास जो पावर्स होती है रिट वाली, वही जो आर्टिकल 226 में 32 में हमने सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी थी, वही सेम पावर्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है थोड़ी वाइडर क्यों है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो रिट के रिगार्डिंग बात करेगा, लेकिन जो आपके हाई कोर्ट है वो और जो कोई भी उससे एसोसिएटेड मैटर होगा तो वो उसको भी एंटरटेन कर सकता है। फिर हम बात करेंगे अपील, सिविल और क्रिमिनल दोनों में अपील कर सकते हैं। सुपरवाइजरी, जितने भी आपके नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं, आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उन सब पे एक सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन आपकी हाई कोर्ट की होती है। ठीक है, और अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ये कंट्रोल करता है, उनका प्रमोशन पोस्टिंग वगैरह सारा आपका हाई कोर्ट दिखता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, अपने ही कंटेंट के लिए पनिश कर सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट आपको पता ही है कि आपको जो नीचे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आपके सिविल और आपके क्रिमिनल हायरार्की होती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी जो अपॉइंटमेंट होता है वो हाई कोर्ट से करता है, मतलब लेटर जो है वो गवर्नर देता है विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, और बाकी जजेस की कौन करता है, आपका गवर्नर करता है आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर हाई कोर्ट जो भी है। कुछ स्टेट में आपका पब्लिक कमीशन के पास पावर होती है, कुछ में हाई कोर्ट के पास पावर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका पंचायत के बारे में। पंचायती राज जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ था 1992 में, इंट्रोडक्शन हुआ था इसका। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट का ये फर्स्ट इनिशिएटिव था, और इसमें जो है आपका 24 अप्रैल 1993 में ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले कहाँ कौन से स्टेट में हुआ था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर आया था। इससे आपको 11th शेड्यूल ऐड हुआ, और इसमें जो कितने मैटर्स हैं वो 29 मैटर्स हैं। 3 टायर ऑफ सिस्टम आया, और इसमें 3 टायर में कौन कौन से आए आपके, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, कहाँ पे बनाते हैं, जहाँ की नॉट एक्सीडिंग स्टेट विद पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। ठीक है, इलेक्शन कैसा होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होता है 3 लेवल पर,
ठीक है, चेयरमैन भी होगा आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। और फिर आपको टेन्योर कितना होगा 5 मंथ्स में, अगर आपकी कोई वैकेंसी होती है विद इन 6 मंथ्स में उसको आपको सीट्स को फिल करना होगा। रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ, SC ST के लिए आपको रिजर्वेशन देना होगा। वो कैसे रिजर्वेशन होगा, डिपेंडिंग कि आपकी कितनी पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर एरिया के प्रपोर्शन में, और वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इनका जो इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो आपके पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। और उसके जो फंड्स होते हैं वो स्टेट फाइनेंस कमीशन देखता है। कितने उसका स्टेट फाइनेंस कमीशन का टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स के लिए, हर एवरी 5 ईयर वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। फिर इसमें आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो होती है वो आपका क्या करती है, प्रिपेयर करती है आपको इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू कॉम्प्रोमाइज विद इन दी एरिया ऑफ पंचायत एंड विलेज लेवल। रोल क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। क्या एग्जाम्पशन दी हुई है कि जम्मू कश्मीर जो पहले था उस पर अप्लाई नहीं होता था, लेकिन अब अप्लाई करता है। इसके अलावा जो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन पे ये अप्लाई नहीं करता है। उसके अलावा जो भी आपके ट्राइबल एरियाज है 5th शेड्यूल में दिया हुआ है और 6th में वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन पीसा एक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी उसमें अमेंडमेंट करके उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं पीसा एक्ट के थ्रू। अब हम बात करते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। म्यूनसिपैलिटी भी बिल्कुल सेम ही है। पंचायती राज जो आपके रूरल एरियाज में लगते हैं, और जो म्यूनसिपैलिटीज़ जो है आपकी लोकल अर्बन एरियाज में लगती है। इसमें भी आपको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ से ऐड हुआ था 1992 में ये, ठीक है। पर्पस क्या था इसका कि आपको रूट ग्राउंड लेवल पे आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करानी थी। ये जून 1 को 1993 में हुआ था। इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। 3 टायर की सिस्टम होती है। सबसे पहले से दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। तो वैसे 3 टायर में क्या है, आपको सबसे पहले है नगर पंचायत, फॉर ट्रांजिशन एरियाज के लिए होता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपके लार्जर अर्बन एरियाज से, आपकी दिल्ली हो गई, बॉम्बे हो गया, इन सब के लिए। 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया था। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वार्ड्स बनाते हैं, जैसे दिल्ली में वार्ड्स हैं, ठीक है। फिर वार्ड कमेटी होती है। वार्ड कमेटी कहाँ पे होती है, 3 लाख और उससे अब वाले एरियाज में होती है। इनका टेन्योर भी 5 ईयर होता है, और अगर कोई भी वैकेंसी होती है विद इन 6 मंथ्स के अंदर उसको पूरा फिल करनी होती है। SC STs के लिए आपको एज पर दी जो उनकी पॉपुलेशन है वहाँ पे उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन देनी होती है, ठीक है। और वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन। इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। फंड्स कौन प्रोवाइड करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन कराता है। और आपकी जो है 10 लाख से ऊपर वाले एरियाज के लिए एक कमेटी बनती है फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए। कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए बनती है, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख और उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी बनती है एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, ताकि वो उसके वहाँ के एरिया को जो पंचायत या म्यूनसिपैलिटी है उसके अकॉर्डिंगली उसको एक ड्राफ्ट प्लान कर सके। अब दोनों में क्या कंपेरिजन है ये आपको पता ही है। पंचायती राज 73rd से हुई थी, इसमें 11th शेड्यूल में आया था। 3 टायर है, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन म्यूनसिपैलिटी में 74th में इसमें 18 आइटम है, 3 टायर्स है इसके, ठीक है। डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और इनडायरेक्टली एट स्टेट लेवल, ठीक है, स्टेट लॉ में। अब हम बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के बारे में। 3 तरह के होते हैं आपके, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो 3 तरह की लिस्ट होती है, मैंने आपको बताया था कि यूनियन लिस्ट पे लॉ कौन बना सकता है, आपका यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। इसमें आपके 100 मैटर्स है, ओरिजिनली 97 थे, जैसे आपका डिफेंस, एटॉमिक, बैंकिंग, रेलवे, फॉरेन, इन सब के ऊपर आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही, मतलब मोदी गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है एट प्रेजेंट जैसे है। फिर हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट के बारे में। स्टेट लिस्ट में 61 मैटर्स थे ओरिजिनली हमारे, अभी हमारे 61 मैटर है। ओरिजिनली कितने थे, 66 थे। जैसे कि आपके पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ये एग्रीकल्चरल, प्रिजनर्स, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके ऊपर लॉ कौन बना सकती है, सिर्फ स्टेट ही बना सकती है। कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। ओरिजिनली 47 थे, अब 52 है। जैसे कि आपका क्रिमिनल हो गया, मैरिज हो गया, एजुकेशन, इन सब पे। तो इस पे लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके ऊपर लॉ किसका प्रिवेल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके अलावा जो आपके बच जाते हैं वो होते हैं रेसिडरी सब्जेक्ट्स, जिसपे आर्टिकल 248 में सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जो जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉ बनाने का। वो पहला है नेशनल इंटरेस्ट में। जब भी राज्यसभा कोई एक रेजोल्यूशन पास कर देगी स्पेशल मेजोरिटी से, तो उस पर्टिकुलर मैटर पर जो है पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है। दूसरा, जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तब भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। जब 2 स्टेट्स बोले कि हाँ हमारे इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आप लॉ बना दो, तब बना सकती है।
फिर अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह या पीस उस पर कोई हमने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके रिगार्डिंग भी जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो तब भी आपका पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बना सकती है। तो आपके जो सारे कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे जो लॉ किसका प्रिवेल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव में जितनी भी जो आपकी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस देती हैं सारी स्टेट्स को, ठीक है, और सारा फंड्स भी वही डेलीगेट करती हैं। ऑल इंडिया सर्विस में आपकी जो अपॉइंटमेंट्स होती है वहाँ पे वो ट्रेंड उनको IAS को जो ट्रेन करते हैं वो सेंटर करते हैं, लेकिन उनकी जो सर्विंग को करती है वो स्टेट्स में होती है, ठीक है। कोई भी वाटर ट्रीटी वगैरह होती है तो उसके लिए पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग बॉडीज़ को जो है बनाती है, काउंसिल्स बनाती है। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में, जैसे कि आपकी टैक्सेशन पावर हो गई, आपकी GST की पावर हो गई। तो ये सारी अलग अलग पावर्स है जो देखने हैं। तो GST बनाया गया था, आपका 106 अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में ये आया था। फिर आपका फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में आता है, जो कि बताता है कि कौन सी स्टेट में कितना पैसा मिलेगा, कैसे उसका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आता नहीं है इनमें से क्वेश्चन, तो इसको ऐसे ऐसे मैंने प्रोवाइड कर दिया नोट्स में, इसको एक बार रीड आउट कर लेना, इसमें से कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है। फिर अगर हम फाइनेंस की बात करें कि टैक्स कैसे होता है, कि इसमें होता है कि आपको जो टैक्सेस है कौन लेगा, कौन कलेक्ट करेगा और कैसे उसको अप्रोप्रिएट किया जाएगा। तो जैसे कि आपका ये स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह जो है, ये टैक्स जो है लेवी करता है कौन, इसको लगाता है सेंटर है, लेकिन कलेक्ट कौन करता है, स्टेट करता है, ठीक है। आपको फिर GST आ गया, GST 101 अमेंडमेंट से आया था, याद रखना 2016 में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ये फंड्स, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है, एक होता है पब्लिक अकाउंट और एक होता है कॉन्टीजेंसी, 3 तरह के फंड होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ आता है 266 में, ठीक है, इसमें सारे पैसा इसी के अंदर आते हैं और इसी से ही लोन वगैरह रेज करते हैं। तो इसमें से कोई भी पैसा निकालने के लिए हमें पहले पार्लियामेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। फिर आता है पब्लिक अकाउंट, जिसमें आपका जितने भी प्रोविडेंट फंड के पैसा, जुडिशियल डिपॉजिट का, सारे फाइन वाइन सारे इसी के अंदर आते हैं। फिर आता है कॉन्टीजेंसी फंड 267 के अंदर, जिसके अंदर ये जो इसका 100 कॉर्पस का भी एट प्रेजेंट इसका अमाउंट है। इसमें मतलब कभी भी कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए तो प्रेसिडेंट जो है और प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पर होता है। इसके लिए कोई भी आपको पार्लियामेंट से बिल वगैरह पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको जो है सेक्रेटरी जनरल अपने पास रखता है और वही उसको डिस्पर्स करता रहता है। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस कमीशन के बारे में, अब फाइनेंस कमीशन जो एवरी 5 ईयर्स में आता है, इसमें जो होता है एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और वो डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेट को कितना पैसा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरिंग के बारे में। यूनियन गवर्नमेंट जो है, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इंडिया के बाहर से पैसे बोरो कर सकती है, ठीक है, और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ की इंडिया की जो है गारंटी दे सकती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ विद इन इंडिया में ही पैसे बोरो कर सकती है, और वो भी अगर उसके लिए भी उसको किसकी वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की कराती है, और इसके लिए उनको समटाइम्स क्या होता है, कंसेंट चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, ठीक है। अब हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहले फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंदर, और अब वो 44th अमेंडमेंट से हट गया था, अब वो हमारा लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब हम मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज में क्या है, आपकी जितनी भी सिविल सर्विसेज जो होती हैं वो आप प्रेसिडेंट के रिलेशन में होल्ड करते हैं, ठीक है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स है सिविल के, मतलब किसी भी सिविल सर्विसेज को, सर्वेंट को आप या फिर किसी भी उसको एम्प्लॉय को आप ऐसे ही डिसमिस नहीं कर सकते हो। अगर आपको सपोज आपको किसी कमिश्नर ने अपॉइंट किया, तो आपको कोई भी उससे लोअर रैंक का जो बंदा है वो आपको डिसमिस नहीं कर सकता, या तो उसी लेवल का बंदा हो या फिर उससे हायर रैंक का बंदा होगा, वही आपको जो है वो कर सकता है, रिमूव कर सकता है। लेकिन जब भी आपको कोई रिमूव करेगा, डिसमिस करेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी आपकी बात सुनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में भी ये सेम चीज़ होता है। उसमें कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए उसके पास किसके पास राइट है, आपका लोकसभा के राज्यसभा के पास राइट है कि वो कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है, एक रेजोल्यूशन बना सकती है इसके रिगार्डिंग। फिर हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ये दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें एक चेयरमैन होता है और अदर मेंबर होते हैं। इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 6 ईयर्स या फिर अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ये उसका चेयरमैन होता है। जो भी चाहे रिजल्ट है वो आ जाएगा, और इसका रिमूवल अगर उसको चेयरमैन को रिमूव करना होगा तो कौन कर सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है ऑन दी मिसबिहेवियर जो ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है कि सारे एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट आती है और उसके रिगार्डिंग कोई भी जो एडवाइस हुई होती है वो उनको दे सकती है। अब वही अगर मैं बात करूँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इनको भी जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स, लेकिन 62 ईयर्स
तक, ठीक है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर, लेकिन रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन रिमूव करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करता है। ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करते हैं। जो ट्रिब्यूनल्स होती है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो है ऐड हुई थी स्वर्ण सिंह की कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर। ये आपकी कैट और जो अदर मैटर्स में देखते हैं, जो इनको जो देखा जाता है बेसिकली सर्विस मैटर्स के लिए डील करती हैं ये। और इस पे जो चेयरमैन होते हैं वो जनरली कौन होते हैं? आपके सिटिंग या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज होते हैं यूजली, ठीक है। इनको आप इनका पीछे रखने का मतलब क्या था कि ताकि जितनी स्पीडी ट्रायल हो सके इस चीज़ के लिए एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दी गई थी। तो इनका आर्टिकल याद रखना आप। और ये कौन सी उसको, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि जितने भी जो आपने कैट वगैरह में आप जो केस है उसकी जो है आप आगे जो है जो फर्दर जो ज्यूरिसडिक्शन है आपको उसको रिव्यू के लिए आप जा सकते हो। वो जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा। आगे जुडिशियल रिव्यू के लिए आप हाई कोर्ट वगैरह में जा सकते हो, लेकिन पहले वो अलाउड नहीं था। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप कैट के डिसीजन के अगेंस्ट जा सकते हो। कौन सी जजमेंट के बाद आया था ये प्रोविजन? चंद्रा कुमार केस 1997 के बाद आया था। पहले बोला गया था कि आप जो कैट ने जो डिसीजन दिया वो फाइनल होगा और कंक्लूसिव होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। तो आपके सिर्फ उस मैटर्स पे नहीं बनती है, सिर्फ आपके सर्विसेज मैटर्स पे नहीं है। आपको कोई मैटर हो, टैक्सेशन का हो, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लैंड रिफॉर्म, आपके कोई भी इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, तो इन सब के अगेंस्ट भी आप जा सकते हो आर्टिकल 323B में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स का जो सिग्निफिकेंस है। स्पीडी होता है, लेस फॉर्मल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और मेन बनाया गया था ताकि जो है इसका जो बर्डन जो है वो कम कर सको। अब हम बात करते हैं इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कराता है 324 से 329 तक। एक इलेक्शन कमीशन होता है। उसमें आपका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 years होता है या फिर अप टू द एज ऑफ 65। इनको रिमूव कर सकते हैं जस्ट लाइक द प्रोसेस, जैसे कि आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर रहे हो उसी मैनर में इनको आप कर सकते हो। प्रूव्ड मिसबिहेवियर है फिर इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपका लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराता है। इसकी पावर क्या होती है? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और आपका ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है। आपका पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का स्टेट इलेक्शन कराता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। फिर हम बात करें कि कुछ इलेक्शन के प्रोविजंस की बात करें कि इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नो पर्सन इज टू बी इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। फिर बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें सॉरी आपको 18 years के अब सबको अलाउड करना है, ठीक है। वोटिंग एज कैसे रिड्यूस हुई थी मैंने को बताया, 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 से हुई थी। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की क्या है? वो आपकी हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, रोमन नंबर्स है आपके इंटरनेशनल फॉर्म में। इंग्लिश जो है यूज़ हो गया आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर, आपके कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जब तक नहीं आएगा। रीजनल लैंग्वेज आपकी हर एक स्टेट जो है अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकती है, जैसे कि बहुत सारी स्टेट्स ने हिंदी को चूज़ कर रखा है। कम्युनिकेशन के लिए जो कि नॉन हिंदी स्टेट है तो आप इंग्लिश यूज़ करोगे। जुडिशरी और टैक्स की लैंग्वेज क्या होगी? आपकी इंग्लिश होगी। और जो बाकी जो है 8 शेड्यूल में जो आपकी लैंग्वेज दी गई है 14 लैंग्वेज है, इनिशियली थी, अब 22 लैंग्वेज है। 92nd अमेंडमेंट से आपकी जो है कौन कौन सी ऐड हुई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ये आपकी ऐड हुई थी। एमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करूँ तो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक आपके इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। इसमें आपकी 3 तरह की इमरजेंसी होती है, आपकी नेशनल, प्रेसिडेंट और आपकी पहले हम इनको देखेंगे फिर इसके प्रोविजंस हम देखेंगे। 3 तरह की जो इमरजेंसी, पहले इसको देखिए। सबसे पहले आपका कौन कौन से ग्राउंड पे आपकी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है, अगर आपकी वॉर हो रही हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो, इन्हीं ग्राउंड पे जो है आपकी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। नेशनल इमरजेंसी जो है, ये आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड है ना, ये पहले नहीं था। इसकी जगह पहले हम वर्ड यूज़ करते थे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, लेकिन ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से चेंज हुआ है। प्रेसिडेंट रूल की बात करूँ तो कौन से ग्राउंड पे लगता है? प्रेसिडेंट रूल लगता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सपोज दिल्ली में 70 सीट्स हैं, अगर आपको दिल्ली में इलेक्शन के अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो आपको 35+1 मतलब 36 सीट्स चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 30 सीट्स थी। आपने क्या किया? 36 सीट्स में तो आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते हो, तो आपको 36 सीट्स तो मिनिमम चाहिए। तो अगर आपको इतनी सीट्स नहीं है तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाएगा। लेकिन सपोज आपने किसी एक पार्टी ने आपको 6 सीट्स दी,
आपने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली और उसके बाद आपकी वो जो 6 सीट्स का जो सपोर्ट था वापस विड्रॉ कर लिया, तो जब तक उस मशीन में पूरी 36 स्क्रूज नहीं लगेंगे वो मशीन काम नहीं करेगी। तो इसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। या फिर इस ग्राउंड पे आपको प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, या फिर आपको जो भी डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया आपने उसको फॉलो नहीं कर रहे तब भी आपका लगा देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है कि जब आपके इंडिया के जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर कोई थ्रेट आ जाए, तब आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। तो हमने ग्राउंड देखे कि हम किस किस ग्राउंड पे लगा सकते हैं कौन सी इमरजेंसी। अगर अब मैं बात करूँ कि कितनी उसकी कैसे लगा सकते हैं। जब भी आपको कोई इमरजेंसी लगानी होगी, नेशनल इमरजेंसी, उसके लिए आपको रिटन रिकमेंडेशन चाहिए किसकी, कैबिनेट मिनिस्टर की। ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर आपको एडवाइस करेगा ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। मतलब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे लगाएंगे, प्रेसिडेंट लगाएगा कौन, प्रेसिडेंट। और किस पे, नेशनल इमरजेंसी रिटर्न में लिखा होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर रिटर्न में लिख के देगा, लेकिन रिटर्न में किसके एडवाइस पे, यूनियन कैबिनेट की। ठीक है, वही बात करूँ तो जो है इसकी नेशनल इमरजेंसी में कौन लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट लगाएगा, लेकिन किसकी, गवर्नर के एडवाइस पर। और सेम एज इट इज यहाँ पे प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अगर आज मैंने लगा दी इमरजेंसी तो विद इन 1 मंथ में पार्लियामेंट को उसको अप्रूवल करना होगा, और प्रेसिडेंट के लिए 2 मंथ्स में, और फाइनेंशियल के लिए भी 2 मंथ्स के लिए। अब हम बात करते हैं कौन सी मेजोरिटी से पास होना चाहिए वो बिल। जो है आपका जो नेशनल इमरजेंसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन रखा है कि दोनों हाउसेज से, लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से ही वो पास होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल के लिए सिंपल मेजोरिटी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी सिंपल मेजोरिटी फ्रॉम बोथ हाउसेज। मैक्सिमम कितना टाइम के लिए आपकी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, मैक्सिमम जो है नेशनल इमरजेंसी आपकी इंडेफिनिट टाइम के लिए लग सकती है, लेकिन एक बार में 6 महीने के लिए लग सकती है। और जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, आपकी लोकसभा का जो टेन्योर है वो 1 ईयर वो एक्सटेंड हो जाएगा। और आपकी प्रेसिडेंट रूल जो है मैक्सिमम 3 साल तक लग सकता है, लेकिन एवरी 6 मंथ उसको अप्रूवल की जरूरत होती है। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर अगर आप नहीं वापस इलेक्शन कराते हो तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं करा पा रहे हो इलेक्शन कमीशन को, या फिर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तभी आप उसको आफ्टर 1 ईयर ये होता है। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए लग सकती है, जब तक उसको रिवोक नहीं किया रहेगा। जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आपके आर्टिकल जितने आपके फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाएंगे, एक्सेप्ट आर्टिकल 19 एंड 20। ठीक है, नेशनल प्रेसिडेंट रूल में कोई फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता, और ना ही फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपकी सारी की सारी जो स्टेट लिस्ट का जो मैटर है, जो सारा का सारा जो है वो क्या होगा, आपका जो डायरेक्शन जो है स्टेट के ऊपर आ जाएगा। मतलब जो सेंटर जो है उसके पास सारी पावर्स आ जाती है, सारे सेंटर बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी, ये था नेशनल इमरजेंसी में। प्रेसिडेंट रूल में प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स आ जाती है, और जो है सेंटर जो है डायरेक्ट कर सकती है स्टेट्स को कि आपको कहाँ पे खर्चे करने हैं नहीं करने हैं। फाइनेंशियल पावर की बात करूँ तो जो है प्रेसिडेंट जो है मॉडिफाई कर सकता है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यू का कहाँ पे जाएगा, सेंटर में और स्टेट में। ठीक है, स्टेट बजट जो है पार्लियामेंट बनाएगी इसमें आपका नेशनल इमरजेंसी में। और इसमें क्या होता है फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज इसका, कि आपके जितने भी आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस होते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उन सबकी सैलरीज जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और साथ ही साथ जितने भी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स होते हैं वो सारे के सारे रिजर्व हो जाते हैं प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए। ठीक है, कितनी बार यूज़ हो चुकी है आपकी जो नेशनल इमरजेंसी, अभी तक सिर्फ 3 बार लग चुकी है। 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1971 में पाकिस्तान के साथ, ठीक है, और 1975 में पाकिस्तान के साथ, सॉरी 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी। ठीक है, 1962, 1971 एंड 1975 में यूज़ हो चुकी है। एक बार आप मुझे बता देना कि 1962 में आई गेस आपका पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, और 1971 में आपकी चाइना से, और 1975 में पाकिस्तान के साथ। ठीक है, एक बार इसको देख लेना कौन सी वॉर किसके हुई थी, 1962 और 71 में। आई एम कन्फ्यूज्ड। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल तो बहुत बार हर स्टेट में लग ही चुका है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी भी नहीं लगी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के में होता है। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ रहेगी थी, ये हाँ, जो इसका जो नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि सब कुछ, सारी जो पावर है वो सेंट्रल के पास पहुंच जाती है। ठीक है, सेंट्रल ही हर चीज़ के ऊपर, स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल पावर सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, और आपके सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट है वो आपके सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अमेंडमेंट जो है अब आपके इसमें कैसे होती है, सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होती है, इसको हम अमेंडमेंट नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें जो मेन हमारी जो अमेंडमेंट होती है वो होती है आपकी अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। कौन कौन से मैटर्स में कवर्ड होते हैं, और एक होती है आपकी सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन इसको हम अमेंडमेंट ऑफ वो नहीं, इसको हम जनरली कंसिडर करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले जैसे कि जो मैंने आपको कहा था कि आपको कोई भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट का नाम चेंज करना है तो उसको हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं। तो मेन जो हमें जो मेजर पढ़नी है, हमने बी पढ़ना है कि जब हमने स्पेशल मेजॉरिटी से होता है जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द मैटर्स कवर्ड है। जैसे कि आपको कोई भी बिल है आपका अमेंडमेंट एक्ट का जिसमें आपके कौन कौन से आपको कोई फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग है, कोई आपका डीपीएसपी के रिगार्डिंग है, तो ये सारे जो है आपके उसको कोई भी आपको इसमें चेंजेस करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए, तभी होगा। आप पहले एक बिल इंट्रोड्यूस करोगे, बिल इंट्रोड्यूस किसी भी हाउस में हो सकता है, आइदर इन लोकसभा और आइदर इन राज्यसभा, ठीक है। तो उसके बाद उसको आपको टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं जैसे। उसके बाद वो जो बिल है वहाँ पे पास हो जाएगा तो उसके बाद आपको दोनों हाउसेस से उस बिल को पास करना होगा। अगर कोई भी हाउस मना कर दे कि नहीं हम इसमें जो भी आप अमेंडमेंट प्रपोज करी है वो उसको नहीं एक्सेप्ट करता, तो वहाँ पे वो बिल जो है आपका लैप्स हो जाएगा, मतलब वो फेल हो जाएगा, उसको आगे नहीं होगा, ठीक है। तो एक होता है रेटिफिकेशन। सपोज आपको अपने एक अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ही चेंज करना है क्या कोई, तो उसके लिए आपको बहुत सारी स्टेट की रेटिफिकेशन, जैसे आपका जीएसटी था, जीएसटी को लाने के लिए आपको ने स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से बिल पास करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको हमारी सारी जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें एटलीस्ट मोर देन 50% स्टेट्स की परमिशन भी चाहिए थी, तो उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। तो इसमें कौन कौन से मैटर्स आते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे कराना है हमें, आपको यूनियन की जो पावर है उसको एक्सटेंड करना है, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है उसको एक्सटेंड करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट को एक्सटेंड करना है, या फिर अमेंडमेंट का प्रोसीजर। तो इन सब के लिए आपको जो है सेकंड वाली जो मेजॉरिटी है, मतलब आपको स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए, पार्लियामेंट से बिल पास करना है, प्लस आपको मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स की परमिशन भी चाहिए, ठीक है। ये इसमें होता है और इसमें कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा इसमें बताइए प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को इस पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग असेंट देना ही पड़ता है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट, ठीक है। ये रिगार्डिंग है, अगर कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन इसमें नहीं है, अगर डेडलॉक हो गया तो वो बिल खत्म हो जाएगा वहीं, ठीक है। तो ये सारा का जो केशवानंद भारती केस वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपका कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया। अब मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी विद रिगार्डिंग टू ऑल आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए आपके मैं सारे के सारे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी। अगर आपको कोई डाउट हो और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है।